पाकिस्तान में बहुत खुशामदीद। मैं हूँ शिफा यूसुफ और मैं हूँ वैस मंगलवाला। मेरी तरफ से भी आप सबको अस्सलाम वालेकुम। खुदा का शुक्र है कि उसने हमें आज की सुबह देखना नसीब फरमाई। और आज के प्रोग्राम का आगाज़ हम इस बात से करते हैं कि खुदा का शुक्र है कि हमारे वालिदैन हयात हैं। खुदा का शुक्र है कि उनका साया हमारे सरों पर है। और खुदा का शुक्र है कि उसने हमें वालिदैन अच्छे ऐसे जो कि हमसे बहुत मोहब्बत करते हैं वो अता फरमाया। वालिदैन की जो अहमियत है वो बहुत ही ज़्यादा है। और हमें क्यों, क्या हुआ, मुस्कुरा रही हैं आप खामोखा? पहले दो जुमले तो आपके स्पॉट ऑन थे, ठीक है। खुदा का शुक्र है कि वो हयात है हमारा, मतलब हमें वालिदैन नेमत है, जाहिर है वालिदैन बिल्कुल बहुत ज़्यादा। लेकिन आपने कहा ना कि अच्छे वालिदैन दिए, मतलब अच्छे वालिदैन से मतलब ये कि बहुत मरतबा ऐसे वालिदैन होते हैं ना कि जिनसे आपकी कंपैटिबिलिटी नहीं बनती है, निगलेक्ट कर रहे होते हैं। तो हमारे वालिदैन जो हैं वो उस डोमेन में नहीं आते, तो मोहब्बत करते हैं, जितनी कोशिश कर सकते हैं उन्होंने हमें पाला पोसा बड़ा किया। जो वो चीज़ें दे सकते थे, जितनी उनकी हैसियत थी उन्होंने दी। और वो किसी का एक जुमला था कि हम बचपन में बहुत गरीब थे, अच्छा। लेकिन उसका पता हमें नहीं था, सिर्फ हमारे बाप को था। बिल्कुल, तो हाँ, बिल्कुल जाहिर है वो तो जो मेहनत उन्होंने की है, जिस मेहनत की ज़िंदगी से उन्होंने गुजारा है खुद को भी, हमारे लिए, हमारे फ्यूचर मुस्तकबिल के लिए, तो उसका तो कोई है नहीं, मतलब इररिप्लेसेबल वो बेलॉस मोहब्बत जिसको कहते हैं ना। मतलब वालिदैन की इतनी अहमियत है, इसीलिए मेरा जो मानना है वो ये है कि हर शख्स को शादी करके वालिदैन बनना चाहिए, ताकि ये अहमियत है माशरे में फैले। ये बिल्कुल, ये ऐसा ना हो कि बस सिर्फ हमारे वालिदैन तक ही रहे, आगे सब वालिदैन बने भाई, माशाल्लाह, अच्छी बात है, शादियां करें, वालिदैन बने। असल मकसद मेरा ये था बताने का, ठीक है। वो सबको पता है वालिदैन की अहमियत क्या है, सबको पता है वालिदैन बड़े अच्छे होते हैं, ये सारी बातें सबको पता होती है, लेकिन सब शादी करें, सब वालिदैन बने, आपको एहसास होगा कि वालिदैन क्या होते हैं, ठीक है। मेहनत का भी एहसास होगा कि कितनी ख्वारी का काम है वैसे वालिदैन बनना। हाँ, तो ये जो सूरत हाल है ये है जी। और आज का जो हमारा जो मौजू है उसके अंदर Islam. Please, I want to discount the price. Really good. You like me? Discount the price too good, man. Something like, man. Assalamualaikum. Walaikum salam, man. Something like. There's no way to spend the price too good, sir. Come and check in the quality, sir. क्या चाह रहे हैं भाई आप? But I did some gym tests already night. There's a home to sleeping. You swapped me, Scott. That's buddy. Something like, man. ऐसा नहीं, अंग्रेजी समझ नहीं आ रही है। मेरी अंग्रेजी खत्म हो गई। No, buddy, my the style is too good. The same fun style, bro. The style is good, but yeah. What are you selling? It's a waist tie, bro. Waist tie. It's a waist tie. Yeah, it's a waist tie, bro. क्या वैस क्या? Waist tie. और उर्दू में क्या कहेंगे? अज़ारबन। पंजाबी नाड़ा। नाड़ा। अच्छा, ओहो, नाड़ा। और तुसी दसो, तुसी पंजाबी हो, उर्दू स्पीकिंग हो, गोरे हो के हो? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं पाकिस्तानी। ओके। तो पाकिस्तानी, तो ये जो इंग्लिश स्टाइल है, इसमें आप हमें ये नाड़ा बेच रहे हैं। My style is a foreigner, buddy. हाँ, my style is foreigner. Your main style is a foreigner. It's not Pakistani. मैं तो शलवार कमीज पहनी। She's desi. That's not desi. The style is very good, mashallah, buddy. Total desi. She's not desi. वो deny कर रहे हैं। I'm not desi, भाई। This is not desi, but it's the same foreigner. So how much is this for? But it's a market shop. The too expensive. The football purchase discount. The price too good, sir. Discount. Can we check the quality? Yes, please. Can I check the quality? But tell me the price also. But it's a market shop. The 100, 120. Yeah. But I'm the discount. There's 60 each, buddy. 60 each. Yeah. In the market, it's 120. Yeah, this shop is imported, but I'm the football purchase discount. The price too good. Football shop. Oh, football shop. Football shop. So, but I am wearing the suit. I cannot use. Sir, I know. ऊपर भी पहन सकते हैं आप? No, ma'am, no. But this time jeans are already nice. There's a home to sleeping. You swap me the cool. That's buddy. Oh, ये तो flow है. ये क्या flow है भाई? Thank you, sir. Thank you, sir. क्या? What is your name, brother? Mohammad Asif, sir. Mohammad Asif. Can you please have a seat? Please sit down. Thank you, sir. We would like to talk to you. Thank you, sir. Thank you so much, buddy. Can you come here, please? Thank you, sir. मोहम्मद आसिफ भाई हमारे साथ मौजूद है जी, और ये तो इन्होंने हमारे प्रोग्राम को आकर चार चांदी लगा दी है। क्या जबरदस्त इनकी एक्सेंट, इनका स्टाइल। सर मुझे ये बताएं आसिफ भाई कि ये आपका ताल्लुक कहाँ से है, कैसे, कहाँ आप ये काम करते हैं? सर ताल्लुक मेरा गुजरांवाले से। हाँ, तो काम तो बटेरे नहीं लाए तुसी? पहले पूछे उधर से ले आंदा। अच्छा, अभी कॉल करके मंगा देते सर। ये तो आप ये जो बेचते हैं वेस्ट टाई, जो आपने वेस्ट टाई ब्रो, वेस्ट टाई, वेस्ट टाई ब्रो, ये अच्छा, ये एक्सेंट भी सीख सकता हूँ मैं इनसे? नहीं, आप तो वैसे ही गोरे लगते हैं सर, माशाल्लाह लगते हैं ना, लेकिन एक्सेंट आपका जो है ना वो मुझसे कोई 3-4 हज़ार गुना बेहतर है। Sir, this is a little interview, buddy. My language is little, but I'm totally illiterate. It's not educated. Totally illiterate. Yeah, it's a market mahal. The chinchas are very. कौन सी मार्केट में आप बेचते हैं ये?
Bangalore, sir. अच्छा Sadar Bangalore. अच्छा, तो ये स्टाइल आपने कैसे बनाया? My friend is a foreigner. They speak English very well. The same language, very. ये बड़ी ये इसमें थोड़ा सा यूं भी तो करना। The friend is a Pakistani. अच्छा, But naturally is American. अच्छा, तो और आपने तालीम कहाँ तक हासिल की? Zero, बिल्कुल। yes. कहीं पर भी कभी भी कहीं नहीं पढ़े? No, sir. अच्छा, तो ये जब आपने ये स्टाइल बनाकर ये बेचना शुरू किया तो आपकी एक वीडियो वायरल हो गई थी। Yes, sir. वो देखी थी आपने? उसने तबाहियां मचाई, इतना वो फैली, लोग हमें बाहर से भेज रहे थे, चला सकते हैं तो चला दे वो वीडियो, बुलाएं प्रोग्राम में। सर जब अल्लाह इज्जत देता है ना, हाँ, तो पूछ के नहीं देता किसी से। जबरदस्त। ये वीडियो किसने बनाई थी? सर एक ब्रिटिश था, उसने बनाई थी गाड़ी में बैठ के। और उसने आपको स्पॉट किया कि आप वहाँ पर बेच रहे थे? हम पूछे, कहा था जी मैं आपकी वीडियो बना लूँ। हाँ, मैंने कहा ऑफ कोर्स बना लें आप सर। सही है। उन्होंने बनाई, कहता तुझे दुनिया देखेगी। हाँ, मैं कहा यूरोप का शौक तो बड़ा मनू। हाँ, बाकी चलो मैं नहीं, क्या मेरी वीडियो परेशान तो चला गया। सही है। तो उस वीडियो के बाद क्या हुआ फिर? लोग सर मोहब्बत करते हैं, जब कोई भी मार्केट में आता है ना, कहते हैं यार आप तो बहुत फेमस आदमी हैं। हाँ, आपकी वीडियो देखी बहुत अच्छा लगा। अच्छा। मैं सर थैंक यू सो मच। आपका स्टाइल यही था बेचने का स्टाइल यही इस वीडियो से पहले भी? जी सर। तो लोग जब आपसे मिलते थे, आप रास्ते में चलते हुए उनको रोकें या कुछ बात करें या वो आपसे पूछ लें क्या बेच रहे हैं, तो भी यही स्टाइल होता था? फेस देख, जैसे भाई को मैंने देखा ना, माशाल्लाह स्टाइल इज अ फॉरेनर। तो फिर मैंने कुछ समझ रहा इसके कुछ मुझे हासिल होगा, कोई ऐसा वर्ल्ड होगा जो मैं पढ़ा तो नहीं हूँ, वो मुझे बता देगा तो मैं इसकी कॉपी करके दोबारा इन्वेस्ट करूंगा। अच्छा, पढ़ा तो नहीं हूँ, शौक है मुझे इंग्लिश बोलने का। फिर मुझे वो डिफरेंट ऐसी सेक्सी मूवी देखने का शौक नहीं है। आर्नेट की, जेम्स बॉन्ड की मूवी देखने का शौक है ना, उस पर क्लियर इंग्लिश है, बात करते हैं जेम्स बॉन्ड और आर्नेट, तो फिर मुझे जनून होता है। हाँ, मैंने उसमें वो सलमा होता है ना बड़ा, हाँ, तो उसमें काफी लोग होते हैं। हाँ, जब बंदा उसमें बात करते हैं ना, बंदे की जचक उतर जाती है। हाँ, तो मैं शोर डालता, जब जवानी होती है ना तो मुस्तानी होती है सर, उसमें बंदा किसी चीज की शर्मा नहीं रखता। तो अल्लाह का शुक्र है। कैसे तो घर में भी आप इसी तरह बातचीत करते हैं? बच्चों से भी करते हैं, उनका भी एक्सपीरियंस अच्छा हो जाए। चलो वो मैं तो नाड़े बेच के जिंदगी गुजर गई अल्हम्दुलिल्लाह, उनकी ना गुजरे। तो आपके कितने बच्चे हैं? अल्लाह का शुक्र है बहुत है सर। माशाल्लाह, बताए ना बहुत है, तो कितने हैं भाई? सर अल्लाह का शुक्र है बहुत है। कितनी शादियां कितनी है ये बताएं? सिस्टर एक ही होगी। अच्छा, एक नहीं हो तो दो भी सकती है, तीन भी हो सकती है। मैंने वो सिस्टर 3-4 का तो वो लोग कर सकते हैं जिनके पास सरमाया पैसा है। तो हमारे पास इतने वसाइल नहीं, हम तो एक ही पूरी कर लिए। सही है। तो आप सिर्फ अंग्रेजी के ही स्टाइल में बात करते हैं या कोई और भी आपने ट्राई किया? सर बेसिकली तो मुझे चॉइस दो ना, जो इंग्लिश में है। हाँ, ठीक है ना, जो आजकल पाकिस्तान नहीं पूरी दुनिया में इंग्लिश की कदर है, तो पाकिस्तान में कदर नहीं है, चांस नहीं मिलता, कोई जॉब नहीं देते। हम जब नाड़े बेचते हैं, मैंने कहा यार चलो इसी बहाने को अल्लाह करे तो कोई अच्छा स्पाइप बन जाए। झूठ बोले से बोला नहीं जाता। हाँ, वो कहते हैं ना झूठ बोले से काम तो मुझे बरकत नहीं होती। हाँ, तो उसमें एक शेर कहते हैं कि मैंने गाड़ी में शेर सुना लड़के से, वो कहते हैं जी छनकते वो बर्तन है जो टूटे होते हैं। हाँ, कसमें करान वो उठाते जो सरासर झूठे होते हैं। भाई वाह, छनकते वो बर्तन है जो टूटे होते हैं। काम तो हो जाता है, बाकी उसमें बरकत नहीं रहती। तो इसमें कितनी बरकत है अभी? सिस्टर हर हाल में अल्लाह का शुक्र करता हूँ, हर हाल में। Every time is God help you, अल्हम्दुलिल्लाह। नहीं वो तो करना चाहिए, लेकिन वैसे महीना गुजर जाता है। सिस्टर लोगों के पास इतना कुछ है भी है, वो शुक्र नहीं करते, इसे हम बैग मनी। हाँ, उनको पता नहीं कहाँ का मेरी प्रॉपर्टी है, शुक्र नहीं करते, पैसे की तलाश में होते हैं। हाँ, हमसे अल्लाह तो दुआ करते हैं या अल्लाह अपने नबी के सदके में ना, जब तक जिंदगी है ना किसी की महताजी ना करा, और जैसा भी है ना चलती फिरती जिंदगी ले जा। सही, बिल्कुल ऐसे। अब करेंगे तो सबको तो यहाँ छोड़ जाएंगे ना। हम सब के साथ ऐसा ही मामला हो, अल्लाह ताला जो है वो सबको करते हैं। सर इट्स अ पाकिस्तान बड़ी, इज अ हाई चांस टू द पीपल टू कम बैक मनी, बट चिल एंजॉय लाइफ बड़ी। आगे वाली किसने देखी है? सही, आगे वाली बिल्कुल किसी। वो कहते हैं यार यहाँ मीठा आगे किने मीठा। यहाँ की दुनिया कहते हैं एंजॉय कर ले, ड्रेसिंग कर ले, जैसा भी कर ले, फुल टाइम एंजॉय कर ले। छोटी सी कोई दुकान नहीं डालनी सिस्टर? कोशिश कर रहे हैं। कोशिश अल्लाह का शुक्र करता हूँ। बाकी कई लोगों ने मुझे कहा भी यार आपको कुछ ऐसा बना लें शॉप, तो सिस्टर जहाँ मैं कारोबार करता हूँ ना, उधर मेरे काफ़ी तलक वाले लोग आते हैं ना, तो वहाँ किराए बहुत महंगे। 10 लाख, 7 लाख, 8 lakh rupees the shop is a rent, but I'm a poor people, but it's not for that's the problem people, but बाकी फिर भी सर अल्लाह का शुक्र है, इंशाल्लाह वो मेहनत का सिला तो सबको मिलेगा सर। वो लोग देते भी है मुझे। my friend is a too much भाई, Rawalpindi is all the Pakistani people, भाई रिस्पेक्ट भी करते हैं और सास भी करते हैं। थैंक यू सर। कभी ये नहीं कहा सर पाकिस्तान किसी से कमी नहीं है सर। यस, जो सास करते हैं ना वो है मौजूद, बिल्कुल सही कहा। जब वो नहीं होंगे ना
फिर पता चलेगा। तो फिर क़यामत आएगी सर। अभी 7 वर्क करने वाले हैं ना, तो पाकिस्तान इज अ गुड कंट्री। आई लव पाकिस्तान बारी। You love Pakistan, we also love Pakistan, we love you also, we are your friends. Thank you, बहुत शुक्रिया आप हमारे प्रोग्राम में आए आसिफ भाई। देखा जी, आसिफ भाई से आपने मुलाकात की, ज़बरदस्त इन्होंने जो है वो अपना तरीका अपनाया हुआ है। बुनियादी चीज़ क्या है, कोई भी काम करो अलग तरीके से करो। बिल्कुल अलग ये तरीके से जो करो, मार्केटिंग और वो सिखाते हैं ना MBA में, ब्रांड मैनेजमेंट और मार्केटिंग और ये सारी चीज़ें, ये आप इनसे सीखें कि देखो किस तरीके से एक आम से काम को उन्होंने अलग तरीके से किया और सारी दुनिया में इस वक्त ये मशहूर है जी। बहुत शुक्रिया सर। अब जरा 60 सेकंड न्यूज़ की तरफ चले जाएं। 60 सेकंड न्यूज़ देख लेते हैं, उसके बाद वापस आते हैं। थैंक यू। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने आलमी मालियाती फ़ंड से रवां माह मुआहदा होने की उम्मीद ज़ाहिर कर दी। अब भी बहुत पुरुमीद हैं कि IMF प्रोग्राम अमली शक्ल इख्तियार कर लेगा। वज़ीर आज़म का बजट में गरीब और मुतवस्सित तबके को रिलीफ देने के लिए बड़े इक़दामात का फैसला। किसानों को खाद पर बराह रास्त सब्सिडी दी जाएगी। बलोचिस्तान हुकूमत वफाकी हुकूमत से नाराज़। कौमी इक़्तिसादी राब्ता कमेटी के इजलास में बलोचिस्तान से कोई रुकन शरीक नहीं होगा। वफाकी हुकूमत ने 1 साल के दौरान 14,900 अरब रुपए के कर्जे लेकर नया आलमी रिकॉर्ड कायम कर दिया। ओपेक ग्रुप ने 2024 से पैदावारी अहदाफ को मज़ीद 14 लाख बैरल यौमिया तक कम करने का फैसला कर लिया। ऐलान के बाद एशियाई मार्केट में खाम तेल की कीमत ऊपर चली गई। क्रिकेट इंफ्रास्ट्रक्चर में फुकदान के बायस T20 वर्ल्ड कप 2024 वेस्ट इंडीज़ और अमरीका से मुंतकिल करने का इम्कान। बॉलिंग कराना चाहता हूँ, कैंप में बुलाया जाए। मुशीर खेल पंजाब वहाब रियाज की PCB से दरख्वास्त। मकबूजा मगरबी किनारे में इसराइली फ़ौज की फायरिंग से 3 साला फ़लस्तीनी बच्चा शहीद। अफ़गानिस्तान के स्कूल में तालबात को जहर दे दिया गया, 60 तालबात की हालत गैर। अमेरिका और भारत के दरमियान दिफाई सनती तावन के रोड मैप पर इत्तफाक। जी तो ये था जी 60 सेकंड्स में आपको मालूम हुआ कि दुनिया में क्या क्या हो रहा है। और थोड़ा सा पाकिस्तान की तरफ वापस आते हैं। पाकिस्तान में ये हो रहा है कि बजट आने वाला है। बजट आने वाला है, बजट आने वाला है। बिल्कुल बजट की एक्साइटमेंट भी होती है। और देखिए एक्साइटमेंट तो आपको खतरे की भी होती है और अच्छी चीज की भी होती है। अब पता ये चलेगा कि बजट में कितना अच्छा कितना बुरा होगा। बिल्कुल लेकिन वफाकी बजट में चहमगोइयां चल रही हैं, शदीद चहमगोइयां चल रही हैं और ये चलती रहती हैं जब तक बजट आ ना जाए, पता ना चले और हुकूमत बाकायदा तौर पे ऐलान करना दे कि भाई हम कर क्या रहे हैं। तो वफाकी बजट की आमद है और आम शहरियों के दिल जो है वो खौफ से धड़क रहे हैं, धक धक चल रहा है उनका। मीडिया में आने वाली जो इतलात हैं उनके मुताबिक बजट में $100 मालियत से ज्यादा के जो मोबाइल फोन्स हैं उन पर ड्यूटी बढ़ने का इम्कान है। अब मैं लफ्ज इस्तेमाल करी हूँ इम्कान है, तो वी डोंट मतलब फॉर श्योर नो कि कुछ दिन पहले खबर ये आई थी कि ड्यूटी कम होने का इम्कान है। तो मुझे एक मोबाइल फोन खरीदना था, मैंने कहा चलो कम हो जाएगा, फिर आपने नहीं ना तो कम हो जाएगा तो मैं ले लूंगा। अब आपने ये खबर सुना दी, अब मैं सोच रहा हूँ खरीद लूं ताकि जाके इंसान को समझ ही नहीं आ रही कि इन्वेस्टमेंट या कोई चीज खरीदनी है, नहीं खरीदनी, कब खरीदनी है, कौन सा टाइम है। ये बड़ी एक प्रॉब्लमेटिक सूरत हाल है। खैर ये इम्कान है कि उस $100 से ज्यादा जो मोबाइल्स हैं उन पर ड्यूटी बढ़ने का इम्कान है। अब जिसके बाद ये मोबाइल फोन मजीद महंगे हो जाएंगे और इसके साथ साथ इंपोर्टेड एनर्जी सेवर जो बल्ब्स होते हैं, फिर फानूस और LEDs वगैरह ये भी महंगी होंगी। और मीडिया के मुताबिक इंपोर्ट की गई जो लग्जरी एशिया हैं उन पर 25% सेल्स टैक्स आयद किया जाएगा। अच्छा अब कल ही हालांकि हमने आपको खबर दी थी कि बहुत सारी चीज़ों पर जो सेल्स टैक्स है वो उतना ही रखा जाएगा बरकरार। अब यहाँ पर ये बताया गया है, आज जो खबर आई है कि वो बढ़ाया जाएगा। हुकूमत बजट में खवातीन की दरामदी जो मेकअप है, बैग्स हैं, जूते हैं, ज्वेलरी है, इसके अलावा दीगर बहुत सी ऐसी चीज़ें, हेयर डाइज। कल मुझे एक खातून ने कहा कि मतलब जाहिर है वो ज़रा बुजुर्ग थी और बुजुर्ग ना भी हो तो लोगों के बाल जल्दी अगर सफ़ेद हो जाते हैं तो वो कहते हैं कि भाई इसको लग्जरी आइटम में ना शुमार करें, ये नेसेसरी है हमारी। हाँ लेकिन उन्होंने कहा ये तो हमारा हर हवा है, हमने रूट्स जो है वो सफ़ेद हो जाते हैं, हमने काले करने। अच्छा बाकायदा आंटियों ने इस पे एहतजाज किया। अगर आप नहीं करेंगे तो क्या फर्क पड़ेगा भाई, इस पे बाकायदा तौर पे आंटीज ने एहतजाज किया और वो ये कहती हैं कि भाई इसको आप मेकअप पावे महंगा करो तुसी, लेकिन इसको आप मेकअप के प्रोडक्ट में ना, ये तो हमारी नेसेसिटी है लाइफ की। तो वो आपको लग रही है नेसेसिटी आंटी, लेकिन ये कि ना हो तो कोई मसला नहीं होगा आपकी जिंदगी। अब ये तो मतलब नहीं है डार साहब बाल सफेद छोड़े हुए हैं तो सारी आंटी अभी सफेद छोड़ बाल सफेद रखें। चले अगली खबर की तरफ चलते हैं जी। सनअती इनकलाब हम सब जानते हैं, जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया था तो उसके बाद आलूदगी दुनिया भर के लिए एक खतरा बनी और जो ममालिक ज्यादा आलूदगी फैला रहे हैं वो जाहिर है मुसलसल तनकीद की जद में रहते हैं। अमरीकी सदारती उम्मीदवार हैं निकी हेली, उन्होंने भारत और चीन को सबसे ज्यादा आलूदगी का जिम्मेदार करार दिया है। भारत और चीन जी, ये बात उन्होंने अपनी ट्वीट में कही है और उन्होंने अपनी ट्वीट में लिखा कि अगर हम संजीदगी से माहौल का तहफ़्फ़ुज़ करना चाहते हैं तो हमें इंडिया और चीन की मुखालिफत करने की ज़रूरत है, क्योंकि ये
दोनों ममालिक सबसे ज़्यादा आलूदगी पैदा करते हैं। अच्छा, निकी हेली जो है वो ख़ुद भी भारतीय नजात अमरीकी शहरी है, तो बेसिकली उन्होंने यूँ कहिए कि अपनी ही बैकग्राउंड वाली जो कंट्री थी उसके ऊपर एतराज़ किया है। और खैर बहरहाल अब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में बहुत सारी ममालिक ऐसे हैं, अमेरिका भी कोई कम नहीं है ये फैलाने में सारे जो माहौलियाती आलूदगी है, तो बहरहाल लेकिन चूंकि वो चाइना वाइना से तो उसका फड्डा है, तो उसने चाइना को तो कहना ही है कुछ। हाँ, चाइना को तो साथ रगड़ना ही है। इंडिया से हमारा फड्डा है तो हमने कहना है, ठीक है भाई, सब कहेंगे, बात तो सच है। लेकिन इसमें कोई शक नहीं है कि जो बड़े ममालिक है जहाँ पर इंडस्ट्री बहुत ज्यादा लगी हुई है, जिस तरह अगर पाकिस्तान में हम किसी एरिया की बात करेंगे तो कराची के बारे में हम कहेंगे कि भाई कराची में इंडस्ट्री ज्यादा है, फैसलाबाद के बारे में बात होती है कि भाई इंडस्ट्री, कपड़े की मिलें और ये सारी जो चीजें वहाँ पर लगी हुई हैं। तो जाहिर है दुनिया में भी अगर हम उन ममालिक का शुमार करें कि जहाँ पर इंडस्ट्री ज्यादा है तो वो यही बड़े ममालिक होंगे जो किसी न किसी ट्रेड वैल्यू एडिशन में जो है वो इन्वॉल्व है। अब पाकिस्तान में वो ये रहा है कि पाकिस्तान में बज गई है खतरे की घंटी जी मौसम के हवाले से, और खतरे की घंटी बजी इस तरह से है कि गालिबन कराची और बलूचिस्तान कोस्टल एरियाज जो सिंध और बलूचिस्तान के वहां पर जो है वो अलर्ट जारी आ गया है और एक तूफान का खदशा है। इस हवाले से हम बात करते हैं। सरदार सरफराज साहब हमारे साथ मौजूद हैं, डायरेक्टर हेड ऑफिस के। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। बताइए जी सर, ये जो अलर्ट जारी हुआ है सिंध और बलूचिस्तान के कोस्टल एरियाज में तूफान का, ये क्या है? देखिए, अभी तो लो प्रेशर एरिया है, उधर जनूब में कराची से कोई 1500-1550 किलोमीटर दूर है, बिल्कुल जनूब कराची के जनूब में। तो अभी लो प्रेशर एरिया हो सकता है आज किसी वक्त डिप्रेशन बन जाए, और फिर चूंकि ये सीज़न होता है मई और जून के महीनों में अमूमन बनते हैं इस तरफ साइक्लोन, बे ऑफ बंगाल में भी और अरेबियन सी में भी, तो है इम्कान यही कि जी आज तो डिप्रेशन बनकर फिर अगले 24 घंटों के दौरान हो सकता है साइक्लोन बन जाए। तो इनिशियली तो उसकी मूवमेंट वही ओमान के साइल की तरफ यानी नॉर्थ वेस्ट। तो अगर ये साइक्लोन बनेगा तो ये जी साइक्लोन बनने के चांसेस हैं पूरे, इसलिए कि जो कंडीशंस होती है ना, तो ये साइक्लोन बनेगा तो ये पाकिस्तान में कहाँ हिट करने का, इसका पाकिस्तान में हिट करने का अभी कोई नहीं है, मतलब प्रीमेच्योर है कहना कि पाकिस्तान की तरफ आएगा कि नहीं। इनिशियली तो ये जाएगा शुमाल मगरिब की जानिब, शुमाल मगरिब की जानिब ही अगर रहता है इसका ट्रैक तो फिर ओमान की तरफ जाएगा, ज़्यादा इम्कान यही है। और अगर किसी मतलब 20 डिग्री 22 डिग्री जो नॉर्थ लेटीट्यूड है उस पर जाकर अगर रिकर्व होता है, जैसे कि अमूमन होता है अपर एयर की विंड्स के स्ट्रक्चर के हिसाब से, तो फिर देखें ये साथ साथ मॉनिटर करने का कर रहे हैं हम, उसके साथ साथ फिर अपडेट करते रहेंगे। फिलहाल पाकिस्तान के किसी साहिल को कोई खतरा नहीं है। अच्छा, अगर तूफान का खतरा नहीं है तो क्या बारिशों की आमद का कोई इम्कान? देखिए, जब वो करीब आएगा ना, यानी अभी तो 1500 किलोमीटर दूर है, जब 300-400 किलोमीटर 400 किलोमीटर कह लें उस रेंज में आएगा तो फिर आइडिया होगा कि कितनी कोई बारिशें भी दे सकता है कि नहीं। दूर दूर से अगर गुजर गया तो फिर तो बारिशें भी नहीं होनी। सही है, ठीक है। और अदरवाइज पाकिस्तान में बारिशों और मौसम की क्या सूरत हाल होगी? अभी समर वेकेशन शुरू हो जाएंगी, लोग नॉर्थ की तरफ रवाना हो जाएंगे, तो कोई खास कोई तंबीह आप करना चाहेंगे लोगों को? देखिए, अभी तो खैर अगले 2 दिन स्कैटर्ड सी बारिश है, ख़ासकर साउथ पंजाब के जो भावलपुर और चुलिस्तान का इलाका है, बावलनगर, रेमियर खान, और फिर शुमाल मशरक़ी बलूचिस्तान, और इसी तरह से ऊपर शुमाली इलाकों में KP के कुछ इलाकों में और गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में हल्की फुल्की बारिश है, हल्की कहीं और कहीं दरमियानी इस टाइप की। अभी अगले 2-3 दिन नहीं है, फिर 10 या 11 जून को एक इसी तरह से 2 दिन का एक और हल्का फुल्का स्पेल है। फिर वस्त जून के यानी 14-13 जून के बाद जो है ना प्री मानसून बारिशें हो सकती हैं शुमाली जो इलाके हैं हमारे, सेंट्रल पंजाब, फैसलाबाद, लाहौर वगैरह, और इससे ऊपर जितने इलाके हैं, तो इम्कान रहता है कि वस्त जून से प्री मानसून बारिशें शुरू हो जाएं। तो उसमें फिर देखिए वो तो भी अभी उसमें चूँकि दिन बाकी हैं, तो उसकी 3-4 दिन पहले अगर कोई इस तरह की अलर्ट या एडवाइस इशू करने की ज़रूरत पेश आई तो फिर कर दी जाएगी, अदरवाइज ट्रेंड ये है। बिल्कुल ठीक है जी, बहुत शुक्रिया अदा करेंगे। सरदार सरफराज साहब हमारे साथ मौजूद थे। नाजरीन, सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। वेलकम बैक जी। सुबह सवेरे पाकिस्तान में एक मरतबा फिर खुशामदीद। कराची की मवेशी मंडी, उसके हवाले से मुख्तलिफ खबरें सामने आ रही हैं।
मवेशी मंडी सज तो गई है, लेकिन पहले जिस इलाके में थी अब उस इलाके में नहीं है, उसे शहर से मज़ीद दूर कर दिया गया है। अब ये मवेशी मंडी जो है वो इस वक्त मवेशी मंडी की सूरत हाल क्या है, और हमारे जो नुमाइंदे हैं फयाज़ यूनुस साहब वो हमें ज़रा मवेशी मंडी की सूरत हाल से आगाह करेंगे। सिक्योरिटी के भी वहाँ पर कुछ मामला जो हैं वो हैं, उनके ऊपर भी हमने थोड़ी सी बात करनी है। जी फयाज़ साहब बताइए मवेशी मंडी की क्या सूरत हाल है? जी बिल्कुल, इस वक्त मैं नादरन बाईपास पर मवेशी मंडी के बिल्कुल करीब मौजूद हूँ। ये नादरन बाईपास का एरिया है जहाँ पर जो लोग मवेशी मंडी की तरफ आ रहे जा रहे हैं उनकी सिक्योरिटी के लिए पुलिस और रेंजर्स की जानिब से मुश्तरका तौर पर पिकेट्स लगाई हैं, लेकिन इन पिकेट्स के बावजूद कुछ मकामात पर स्ट्रीट क्राइम की शिकायतें मिल रही हैं। जो लोग मवेशी मंडी आ रहे हैं उनको कुछ लोग मैसेजेस कर रहे हैं कि यहाँ पर वारदातें हो रही हैं, लेकिन अब IG सिंध की जानिब से कहा गया है कि 8 पिकेट्स लगाई जाए जहाँ 24 घंटे पुलिस के जवान मौजूद हों। जो लोग हैं इससे पहले मवेशी ख़रीदने के लिए मलीर या भैंस कॉलोनी की तरफ जाते थे या सिराब गोड मवेशी मंडी की तरफ जाते थे, लेकिन इस बार इंतज़ामिया की जानिब से जो सिराब गोड से मवेशी मंडी है वो मुंतकिल कर दी गई है नादरन बाईपास पर। नादरन बाईपास का ये वो रोड है जहाँ पर वैसे ही स्ट्रीट क्राइम की जो वारदातें हैं वो काफ़ी ज़्यादा होती हैं, लेकिन अब जब यहाँ पर मवेशी मंडी मुंतकिल हुए तो उसके बाद वारदातें काफ़ी ज़्यादा हो रही हैं। पुलिस और रेंजर्स की जानिब से मुश्तरका तौर पर कार्रवाइयाँ की जा रही हैं। पुलिस मुकाबले भी काफ़ी ज़्यादा तेज़ हो चुके हैं। साइड सुपर हाईवे पुलिस ने एक हफ्ते के दौरान 13 मुलजिमान को शदीद ज़ख्मी हालत में गिरफ्तार किया। पुलिस का कहना है कि तमाम तर एरिया की मुकम्मल तौर पर कॉर्डन करने के लिए कोशिशें की जा रही है। मोटरसाइकिल गश्त का जो सिलसिला है उसको बढ़ाया जा रहा है ताकि जो लोग मवेशी मंडी आ रहे हैं उनको महफूज तौर पर यहाँ से पहुँचाया जा सके और यहाँ से जो ख़रीदारी कर रहे हैं वो हिफाजत तौर पर अपने घरों को जा सके। पुलिस हुकाम का ये भी कहना है कि जो सोशल मीडिया पर कुछ ऑडियो मैसेज चल रहे हैं वो जाली हैं, वो कुछ लोग जो है मवेशी मंडी के जो साख्त है उसको मुतासिर करने के लिए कर रहे हैं, लेकिन जो पुलिस के दीगर अफसरान हैं उनका ये कहना है कि एक गैंग है जो काफ़ी अरसे से इस इलाके में सरगर्म था, अब वो टोलियों की सूरत में आता है और रात के वक्त वो काफ़ी ज़्यादा वारदातें कर रहा है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया अदा करेंगे जी। फयाज़ यूनुस साहब हमारे साथ मौजूद थे और सिक्योरिटी का जो मसला है कराची की मवेशी मंडी का उसके हवाले से बता रहे थे हमें। तो पाकिस्तान के एक बड़े मशहूर अदाकार कॉमेडियन है जनाब वली शेख साहब, और आपने सबने उनको स्टेज ड्रामों में टेलीविज़न पर कॉमेडी में बड़े ज़बरदस्त दुनिया को हंसाते हुए देखा है। उनके साथ भी एक वारदात हुई कुछ दिन पहले मवेशी मंडी के पास ही, और उन्होंने सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल की। उनके साथ एक और हमारे मीडिया पर्सनैलिटी है साफ़ी बदर बरादरी से अफ़ान सिद्दीकी साहब, उनके साथ वो भी मौजूद थे। इन दोनों के साथ ये वारदात हुई और मवेशी मंडी के पास हुई। ये दोनों आज हमारे साथ मौजूद है तो हमने सोचा कि इनसे ज़रा इनका भी अहवाल जाने कि मामला हुआ क्या था। अस्सलाम वालेकुम वली साहब और अफ़ान साहब। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है सरकार? ठीक ठाक हैं आप? अवैस भाई ठीक हैं? बिल्कुल ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल ठीक। वली साहब वक्त निकाला प्रोग्राम के लिए, बताइए जी क्या सूरत हाल हुई? आपकी वीडियो हमने देखी, हम तो देखकर ज़रा परेशान तो हुए, लेकिन ज़रा अगर आप अपने अल्फाज में हमें समझा दें कि ये वाक़या क्या हुआ था। बात दरअसल ये हुई कि ये मेरे दोस्त हैं, छोटे भाइयों की तरह। अफ़ान ये मेरे साथ थे, इन्होंने कहा चलो वली भाई नादरन की तरफ चलना है, तो मेरे पास कुछ पैसे भी थे, तो मैंने कहा चलो कोई अच्छा जानवर वगैरह मिल जाएगा तो उसे पैसे वैसे दे के जानवर भी ले लेंगे। तो गाड़ी थी नहीं मेरे पास, तो इसके पास बाइक थी। इसने कहा चलें वली भाई बाइक पर चलें। मैंने कहा चलो बाइक पर चलते हैं। हम बाइक पर निकले हैं, टोल प्लाजा हमने क्रॉस किया है तो आगे एक इंडस चौक आता है, उससे पहले 2 मोटरसाइकिल सवार आते हैं और उन्होंने चैम्बर खींचकर इस बच्चे के ऊपर उन्होंने गन तान दी और मेरे ऊपर कि गाड़ी रोको वरना मार देंगे। मैंने गाड़ी रुकवाई, उसके बाद उन्होंने हमसे पैसे लिए और मोबाइल लिए और हाथ की घड़ी तक ली और वो दे दी हमने उनको। अगर वो नहीं देते, ये थोड़ा सा गुस्सा हो रहा था, अगर नहीं देते तो वो मैं समझ रहा था कि वो मार देते। मैंने उन्हें कहा मैं आर्टिस्ट वली शेख सफ़ेद खान, मैंने यार इंडिया में जाके इतने शो किए, तुम पहचानो तो। उसने कोई नहीं पहचाना और उसने सारे पैसे ले लिए और वो चले गए लेके हमें। अच्छा और फिर जी वहाँ पर सिक्योरिटी की वैसे सूरत हाल है क्या? क्या वहाँ पर पुलिस वगैरह इस तरह का कोई नाके कुछ थे या नहीं थे कुछ भी करीब में? नहीं, हम थोड़ा सा आगे गए इंडस चौक के पास तो वहाँ एक मोबाइल थी,
तो वो वहाँ बैठ के चाय वगैरह पी रहे थे, तो अफान ने और मैंने जाके कहा कि यार हमारे साथ डकैती हो गई है, ये मसला हो गया। तो वो सुनते रहे, उन्होंने कोई रिएक्शन नहीं दिया। फिर मैंने अपना मास्क हटाया, अपना कैब हटाया, अफान ने अपना टीवी का कार्ड शो किया, फिर कहीं जाके वो मोबाइल हमारे पीछे चली कि कौन सी जगह है, आओ दिखाओ। तो जब हम आगे जाने लगे तो आगे हमने देखा कि पब्लिक हमें मना कर रही थी कि बाइक आगे लेके ना जाओ, आगे डकैती हो रही है। हालांकि 10 मिनट भी नहीं हुए थे, 5 से 10 मिनट हुए थे, हम लूटे थे। अब वो मोबाइल को हमने बताया कि देखें आगे डकैती हो रही है, तो वो फिर मोबाइल उनके पीछे भागी और उनके पीछा किया, मगर वो लड़के निकल गए। मगर उस वक्त 4 से 6 लड़के थे जो मोटरसाइकिल पे जिन्हें लूटा जा रहा था, तो उसमें से 2 के मोबाइल बच गए थे, बाकी के लूट चुके थे। तो ये हुआ है सरकार, तो वहाँ हर 5 से 10 मिनट के बाद डकैती हो रही थी। क्योंकि हमारे एकदम से कम ये हुआ कि उन बेचारे को 2 मोबाइल बच गए। अच्छा, लेकिन हमें उस पर भी शिकवा ये था कि हम आम आवाम होके अगर पुलिस से हम बात कर रहे तो पुलिस बात नहीं करी थी हमसे, हमें अपना मगर तारुफ कराना पड़ता। पुलिस बात नहीं करी थी। तो आप बताइए, फिर इस वारदात के बाद कोई आप लोगों ने जो रिपोर्ट थी या वो हो गई दर्ज या वो नहीं हो सकी दर्ज उस तरह से? अच्छा, इसकी मजेदारी कुछ यूँ है कि हम पहले तो थाने ढूंढते रहे। हमने उसी पुलिस वैन से पूछा कि भाई करीब तरीन थाना कौन सा पड़ता है जहाँ ये हम वारदात की जो है FIR कटवाएं। तो पुलिस थाने में उन्होंने, आप मेमार चले जाएं, आप एक काम करें, आप टूल पे चले जाएं, आप यहाँ चले जाएं, वो घुमाने लग गए। खैर हमें रेंजर्स के वहाँ पर कुछ आगे के सिपाही खड़े हुए थे, उनसे मैंने बात की। उन्होंने कहा आप एक काम करें, जहाँ आपका वारदात होगी ना, ये आपका मेमार थाना लगता है, आप जाएँ, क्योंकि हम मंडी से बहुत करीब थे, नियरेस्ट। तो उन्होंने कहा आप वहाँ जाएँ। हम मेमार थाने गए तो वहाँ पर ही हमको देखा, हाल आपको बताते हैं कि वहाँ पर हमसे पहले भी कुछ लोग आए हुए थे। उनको ये बताया, वो भी डकैती के थे बेचारे, उनको ये बताया जा रहा था कि आप जाएँ याले थाने में, वहाँ पर जाके बात कराएं, हमारी बात करा दें, हमारा थाना नहीं लगता। फिर हमारे साथ भी ये बात होने लगी, तो हमने फिर वली भाई ने अपना मास्क उतारा, उन्होंने कहा मैं वली शेख हूँ, अपना कार्ड दिया, मैंने अपना कार्ड बताया। हमने कहा हमारी FIR काटें, हमारा यही इक़दाम हुआ है, हम सहाफ़ी हैं, हम वली भाई आर्टिस्ट हैं। तो तब जाके थोड़े वो भाई साहब उठ के जहाँ बाहर गए, उन्होंने सोचा समझा। हमारी FIR कटने में 2 घंटे लगे। ये बहुत समझ लें कि बड़ी बात है कि हम तकरीबन 4:30 बजे, हम 5 बजे हम पहुँचते हैं थाने और हमारी FIR कटने में ये टाइम लगता है। बिल्कुल, वरना तो नॉर्मली ये होना तो यही चाहिए कि फ़ौरन FIR, क्योंकि वो फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट है, तो पहली इन्फॉर्मेशन आपके पास जैसे ही आए पुलिस के पास वो कर ले, लेकिन वो करते ही नहीं है। FIR दर्ज ही नहीं होती, कच्चे पर्चे वगैरह वो दर्ज करते रहते हैं। उम्मीद है वैसे आप लोगों को? कोई वैसे उम्मीद तो रखनी नहीं चाहिए, लेकिन मैं आप लोगों की अपनी तवक्कुआत जो है वो जानना चाह रही हूँ कि FIR अब हो गई और सारा मामला पुलिस को भी पता चल गया, वहाँ पर खबरें भी आ रही हैं, कोई तवक्कुआत हैं पकड़े जाएंगे या कोई चीज़ें वापस आप लोगों की रिकवर होंगी? शेख साहब। नहीं, मुझे चीज़ों का या पकड़े जाने का वो मसला नहीं है। मसला सारा ये है कि कराची की आवाम को आगाह करना था और पुलिस को जगाना था थोड़ा सा। कि मैं ये एक न्यूज़ सुनकर गया था पुलिस की तरफ से कि यहाँ बहुत अच्छा माहौल है और बहुत चिल्ड माहौल है, आप आकर आप अपनी यहाँ से ख़रीदारी कर सकते हैं। तो जो मुझे नहीं लगा वहाँ ऐसा, तो मगर जब से ये हमारे साथ ये वारदात हुई तो हमने जो ये देखा और मैंने वीडियो पर ये कहा, तो मुझे नहीं पता था कि इतनी वायरल हो जाएगी ये वीडियो, तो मैंने ये सच कहा था। तो मेरी इंतज़ामिया से और सिंध पुलिस से ये गुजारिश है, इसलिए कि कराची के शहरी हैं, आपके अपने लोग हैं, आप भी हमारे लोग हैं, सिर्फ इतनी सी मैं गुजारिश करूँगा कि थानों की जहाँ जहाँ की हदूद है उधर एक ऐसी चीज़ लगा दी जाए, ऐसा बोर्ड लगा दिया जाए कि लूटने वाले को ये पता हो कि मैं कौन से थाने की हदूद में लूटा हूँ, ताकि वो उस थाने चला जाए। ये बड़ी मेहरबानी हो जाएगी। सही बात है, इसमें वैसे हंसी नहीं आनी चाहिए, ये भी एक आइडिया बिल्कुल जो हालात है। हाँ भाई, जब तुम लुट जाओ तो फिर वहाँ चले जाना, बिल्कुल, ताकि लुटने के बाद उसको मसाइल ना हो। अच्छा, एक बात और अच्छी तो चलें, ये बात आपने वाकई बड़े, आपने एक वीडियो देख रहा था एक, जी 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 वली जी, मैं एसएसपी साहब की एक वीडियो देख रहा था। एसएसपी साहब ने कैटल के कोई न्यूज़ तो नहीं कहेंगे, वो एक वीडियो उन्होंने ऐसी बनाई, उसमें वो कह रहे हैं, मगर उन्होंने डकैतों के खिलाफ इन्वेस्टिगेशन नहीं की,
वो हमारे खिलाफ बात करते हुए नजर आए कि देखें यहाँ लुटे थे, ये मंदिर कशी उनको वही नाज़िल हुई कि हम यहाँ लुटे थे और हम यहाँ पर खड़े हुए हैं और ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, देखें मैं खड़ा हुआ हूँ। उस वीडियो में मैं आप चाहें तो आप दिखा सकते हैं कि उस वीडियो में एसएचओ साहब खुद बताते हैं, खुद अपने गनमैन के साथ अलर्ट चैम्बर के साथ खींचे हुए खड़े हुए हैं, पिस्टल्स तानी हुई हैं, दीगर चीज़ें, मतलब वो खुद महफूज कर रहे तो अपने साथ बंदे लेके खड़े में, वो वेपन्स को अलर्ट करके खड़े में। तो आप आम आदमी के बारे में क्या सोचते हैं? अब आप उन्होंने ये कहा कि कहने लगे कि हमारे खिलाफ बात करें, मगर इन्वेस्टिगेशन हमारे खिलाफ कर रहे हैं आप, आपको डकैतों के खिलाफ करना चाहिए, ना कि आप वीडियो पे आएँ और कहें कि हम गलत हैं। यार आपने हमें गलत साबित नहीं करना है, आपने उनको करना है, आपने हमें भी प्रोटेक्शन, हम नहीं जा रहे, लेकिन आपने आवाम को प्रोटेक्शन देनी है, क्योंकि मंडी में 50,000 जानवर है, अगर नहीं बिकेगा ना तो जो गरीब वहाँ पर आए हुए ना, उन गरीबों की समझें कि एक तरह से साल भर की कमाई है वो सब बर्बाद हो जानी है। हाँ बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, वहाँ पर मंडी से ये कितनी दूर थे आप लोग? एक किलोमीटर मुश्किल से रास्ता होगा जहाँ हम ये लुटे हैं। और अब उन्होंने हमारी इस चीखने पर, चिल्लाने पर ये काम हुआ है और एक्शन लिया गया है, जो अब वहाँ पुलिस खड़ी हो रही है। और कल रात ही उन्होंने 2 डाकू मारे भी हैं, तो मैं इस बात पे अप्रिशिएट करूँगा पुलिस को कि अब काम हो रहा है। वो बचपन में कहा जाता था ना, हमारे घर वाले कहते थे, बड़े बुजुर्ग, कि जब तक बच्चा रोता नहीं है माँ दूध भी नहीं पिलाती। तो जब तक हम चीखे नहीं तो कराची वालों के काम भी नहीं हुआ। हाँ। तो चीखना पड़ा और समझाना पड़ा कि ये गलत हो रहा है। हाँ, लेकिन उस चीखने में ये होता है कि पहले कुछ लोगों को लूटना पड़ता है, फिर उसके बाद जो है वो पुलिस को पता चलता है कि अच्छा हाँ हमारे यहाँ पर जराइम भी हो रहे हैं, फिर वो जागते हैं। चले जाग गए तो जागे ही रहे, वो अल्लाह करे कि वो जागे रहे और बाकी लोगों को ये मसाइल ना हो। अब बहुत शुक्रिया अदा करेंगे जी। वली शेख साहब हमारे साथ मौजूद थे जी, पाकिस्तान के मारूफ कॉमेडियन, अदाकार और प्रोड्यूसर अफान सिद्दीकी साहब। अल्लाह ताला हम सबको अपनी हिफाजत में रखे। अच्छा, मवेशी मंडी का जो अहवाल है वो भी जरा मजीद जान लेते हैं और देख लेते हैं कि वहाँ पर इसके अलावा कोई इंतजामात हैं नहीं है, किस किस्म के फैसिलिटी अब, क्योंकि वो एक जगह से दूसरी जगह पे शिफ्ट हुई है, तो क्या इसमें इंतजामात में भी बेहतरी आई है? इस पर हम बात करेंगे। यावर रजा चावला साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि स्पोक्स पर्सन हैं मवेशी मंडी के। अस्सलाम वालेकुम यावर साहब, बहुत शुक्रिया सर, आपने वक्त निकाला प्रोग्राम के लिए। सबसे पहले तो थोड़ा सा अगर हमें गाइड कर देंगे, ये मवेशी मंडी को पुरानी लोकेशन जो इसकी सुपर हाईवे थी, अब उससे नई लोकेशन पर मुंतकिल कर दिया गया है, तो इसकी ज़रूरत क्यों आई, क्यों पेश आई? पहले तो बहुत शुक्रिया आपका 92 न्यूज़ का कि आपने मुझे ऑनलाइन लिया। इशू ये है, देखें कि 27 ईयर से 27 साल से ये मंडी कराची में लगाई जा रही है। ये मंडी अगर आप इसकी हिस्ट्री देखें तो पहले ये अलासिफ स्क्वायर पे लगती थी जी, और उसके बाद 22 साल तक ये M9 के ऊपर सुपर हाईवे पे लगी। जैसे जैसे आबादी का तनासुब बढ़ता गया, वहाँ पे पॉपुलेशन बढ़ती गई, सोसाइटीज़ आती गई, तो सोसाइटीज़ को इस इन्फ्लेक्स की वजह से मंडी को बहुत सारे प्रॉब्लम्स थे। क्योंकि आप एक मंडी जब लगाते हैं तो उसको सिक्योर करने के लिए चारों तरफ से कॉर्डन ऑफ करते हैं, तो सोसाइटीज़ के रेजिडेंट्स को अंदर जाना बाहर आना बहुत प्रॉब्लम्स थी। इसके लिए हमने सिंध हुकूमत से बात की। सिंध हुकूमत ने हमें 5 नई लोकेशंस बताई। उसके अंदर से हमने पूरी असेसमेंट करते करते, हमारी रिस्क असेसमेंट की टीम है जिसने पूरा आइडेंटिफाई किया कि हमें किस जगह पे जाना चाहिए, तो फाइनली हमने ये जगह एक्वायर की। इस जगह की खसूसियत उस सुपर हाईवे की पुरानी मंडी के अगेंस्ट में बता दूं कि क्या प्रॉब्लम्स थी, और मैंने प्रॉब्लम्स आपको बता दी। यहाँ के बताता हूँ, देखिए इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ मौजूद है। यहाँ पूरी मंडी के अंदर डबल रोड्स अवेलेबल हैं। अच्छा। यहाँ ड्रेनेज का प्रॉपर निज़ाम है कि अगरचे बारिश हो जाए तो हम उसको ज़्यादा बेहतर तरीके से बारिश से निमट सकते हैं। ये एक हिली एरिया है, यहाँ पे बारिश जो सतह ज़मीन का जो पानी का लेवल है वो डाउन है, तो ये सारी चीज़ों को देखते हुए हमने इस जगह मंडी को शिफ्ट किया। ठीक है। अच्छा, और इसके अलावा कौन सी फैसिलिटीज़ हैं जो अवेलेबल है लोगों के लिए, और मतलब पुरानी मंडी से ये और किस तरह से मुख्तलिफ है? अच्छा, बिल्कुल वैलिड क्वेश्चन है। देखें, यहाँ पे इस वक्त 700 एकड़ से ज़ायद के रकबे के ऊपर ये मंडी लगाई गई है, और जहाँ पे 13 से प्लस ब्लॉक्स हैं, जिसमें VIP ब्लॉक्स, VVIP ब्लॉक्स, इसी तरह से सिब्बी ब्लॉक, KP ब्लॉक, गिलगित बल्तिस्तान का ब्लॉक, पंजाब ब्लॉक, ये डिफरेंट हमने कैमल के और गोट के सबके ब्लॉक्स अलग अलग बनाए हैं। ये एक ऑर्गेनाइज वे में लगाई जाने वाली मंडी है। यहाँ पे जब व्यापारी आता है कोई भी गांव देहात से माल लेके,
तो सबसे पहले उसके जानवरों का डॉक्टर जो है पहले मुआयना करता है, उसको एक स्लिप मिलती है कि हाँ तुम्हारे जानवर जो हैं बिल्कुल क्लियर हैं। उसके बाद वो आगे मार्शलिंग एरिया में जाता है, पूरा कंप्यूटराइज उसको RFID इशू होती है। आप हमारी मंडी में जाएंगे, आपको हर व्यापारी के पास मंडी की एक ID मिली हुई मिलेगी। सही। आप उसे पूछेंगे बेटा तुम मंडी में माल लेकर आए हो, उसके पास एक ऑटोमेटेड कार्ड होगा जिसके ऊपर ये RFID के अंदर रिकॉर्डेड होगा कि इसके पास बड़े जानवर कितने हैं, छोटे जानवर कितने हैं। तो ये वाहिद मंडी है जिसमें 92 न्यूज़ की तवज्जो से बताना चाहूँगा कि ये पूरी तरह से सिक्योर है, इक्विप्ड है। आप यहाँ पे सुकून से जब मंडी में शॉपिंग करने के लिए आएँ, सुन्नत इब्राहिमी अदा करने के लिए, जानवरों की ख़रीदारी के लिए आएँ, बच्चों को लेकर आएँ, तो आप जानवर जब ख़रीदते हैं तो कोई भी प्रॉब्लम, जैसे कुर्बानी के ऊपर कहा जाता है कि बेऐब जानवर होना चाहिए, तो अगर कोई ऐसा इंसिडेंट इन केस गॉड फॉरबिड हो जाता है कि आपको कोई गलत जानवर दे देता है और आपके पास उसके व्यापारी की ID है, तो मंडी रिस्पॉन्सिबल है कि आप उसके कंप्लेंट सेल में आके बताएं और वो आपको पूरे पैसे भी वापस करवाए, उस व्यापारी के ऊपर जुर्माना भी आयद करे और जितने भी उसके लिए हमने टर्म्स एंड कंडीशंस बताए हैं वो उससे हम फॉलो करवाएं। तो सिक्योरिटी के हवाले से यहाँ पर क्या इंतजाम हैं और क्या इशूज़ आप लोग फेस कर रहे हैं, क्योंकि सिक्योरिटी के हवाले से काफ़ी खदशात लोगों के सामने आ रहे हैं? अच्छा, बिल्कुल वैलिड क्वेश्चन है। देखें, यहाँ पे इस वक्त 700 एकड़ से ज़ायद के रकबे के ऊपर ये मंडी लगाई गई है और जहाँ पे 13 से प्लस ब्लॉक्स हैं, जिसमें VIP ब्लॉक्स, VVIP ब्लॉक्स, इसी तरह से सिब्बी ब्लॉक, KP ब्लॉक, गिलगित बल्तिस्तान का ब्लॉक, पंजाब ब्लॉक, ये डिफरेंट हमने कैमल के और गोट के सबके ब्लॉक्स अलग अलग बनाए हैं। ये एक ऑर्गेनाइज वे में लगाई जाने वाली मंडी है। यहाँ पे जब व्यापारी आता है कोई भी गाँव देहात से माल लेके, तो सबसे पहले उस अच्छा, मैं खुद चाहता था कि मुझसे आप का चैनल मुझसे सवाल करे ताकि मैं उनको क्लैरिटी दे सकूं। देखें, सिक्योरिटी के हालात अगर आप 3 करोड़ की आबादी के कराची के शहर की बात करें तो हैं, बिल्कुल है, इससे कोई डिनाई नहीं कर सकता। अच्छा, और नॉर्दर्न बाईपास जहाँ ये मंडी लगाई गई है, नॉर्दर्न बाईपास का अगर आप सिर्फ किलोमीटर में रेडियस देखें तो शायद 80 किलोमीटर से ज़्यादा नॉर्दर्न बाईपास है हमारे पास। अब इसके ऊपर होने वाला कोई भी इंसिडेंट मंडी से रिलेट कर दिया जाता है इस 80 किलोमीटर के अहाते के अंदर, जबकि मैं आपको इस बात के लिए इंश्योर कर रहा हूँ कराची आइट्स को। आप लास्ट संडे था, भरपूर कराची की आवाम थी यहाँ पे। आप इन अफवाहों पे, इन नेगेटिव प्रोपेगेंडा की तरफ ना तवज्जो दें। आप यहाँ पर आएँ और आके सीइंग इज़ बिलीविंग। आप देखें कि आपका किस कदर सिक्योर इन्वायरमेंट है। 3 टियर के अंदर यहाँ पे सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स हैं। यहाँ सबसे पहले टियर के ऊपर सिंध पुलिस IG सिंध गुलाम नबी मेमन साहब ने 8 चेक पोस्ट का इनेकाद किया है। 8 चेक पोस्ट हैं इस रेडियस के अंदर दाखिल होने के लिए। उसके बाद पाकिस्तान रेंजर्स है हमारे साथ। उसके बाद जाके आपके पास लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज जो आपको अंदर आपकी पूरी मंडी को कवर किए हुए हैं। ठीक है जी। अब खैर बात इसी तरह की है कि जाहिर है आप लोगों ने इंतजाम तो किए हैं, लेकिन इंतजाम और बेहतर हो सकते हैं, मवेशी मंडी तक और बेहतर होने चाहिए, क्योंकि जाहिर है कंप्लेंट्स भी जो हैं वो सिर्फ प्रोपेगेंडे की हद तक तो नहीं है। आप सुन रहे होंगे, हमने ये सेगमेंट अभी इससे पहले भी कवर किया वली शेख साहब के साथ, तो उनको भी मसाइल तो आए, लोगों को प्रॉब्लम्स तो आ रही हैं, लेकिन जाहिर है अगर आप लोगों को रियलाइजेशन है और बेहतरी की तरफ जा रहे हैं तो अच्छी बात है। ये बताएं, जानवरों की कीमतों के हवाले से इस साल कितना फ़र्क पड़ा है? अच्छा, देखिए, वैसे तो मैं आपके बताऊं, देखिए इन्फ्लेशन रेट तो 38% का है पाकिस्तान का, लेकिन क्योंकि ये जानवर 2-2 साल की उम्र में आने के बाद यहाँ पे सुन्नत इब्राहिमी अदा करने के लिए, बेचने के लिए लाए जाते हैं, तो इस पे इतना इफ़ेक्ट नहीं है, जिसको मैं समझता हूँ कि 15 से 18% का इफ़ेक्ट है। बिल्कुल है प्राइजेस के अंदर इफ़ेक्ट, और लेकिन क्योंकि हम मंडी की तरफ से इस प्राइजेस को कंट्रोल करने के लिए हमने व्यापारी को और फैसिलिटेट किया है। जो पिछले सालों में जिस लैंड की उनसे पैसे चार्ज किए जाते थे, इस साल उनको वो जगहें फ्री दी गई हैं ताकि उसका इम्पैक्ट आपकी प्राइसिंग के ऊपर आ सके। तो जब हम कराची के शहरियों को एक ऐसा इन्वायरमेंट दें कि आप कराची के शहर में कहीं भी चले जाएं, किसी भी मंडी में, तो इतनी बड़ी मंडी नहीं है जहाँ पे 5 लाख जानवर, 8 लाख जानवर एट अ टाइम आपको नज़र आ रहे हो। तो डिमांड एंड सप्लाई का कॉन्सेप्ट है कि यहाँ आपको प्राइजेस अच्छी मिलेंगी, और मैं तो खुद बड़ा फैसिनेट होता हूँ। और अभी आपने देखा होगा VIP ब्लॉक और VVIP ब्लॉक्स, आप देखें कि इस वक्त बिल्कुल एक ऐसा जैसे फेस्टिवल का माहौल है, बच्चों के साथ फैमिलीज़ आ रही हैं और तरह तरह के जानवर देखने को मिल रहे हैं। बिल्कुल ठीक है जी, बहुत शुक्रिया अदा करेंगे। यावर रज़ा चावला साहब हमारे साथ मौजूद थे, तर्जुमान मवेशी मंडी कराची। और मामला ज़ाहिर है जानवरों की हद तक तो चले अच्छे ही होंगे, कीमतें थोड़ी ज़्यादा होती हैं, लेकिन मैनेजमेंट शायद इसकी जो है वो इस जगह की तरह बेहतर हो गई होगी, लेकिन सिक्योरिटी जो है उसको हमें मज़ीद बेहतर करने की ज़रूरत है, और उसके अंदर पुलिस का किरदार सबसे अहम ज़्यादा है। अच्छा, अब ज़रा एक और चीज़ की तरफ मैं अगर आपको ले जाऊँ
एक तो हमने ये बात की सिक्योरिटी, जो कि हमारी नॉर्मल ह्यूमन फिजिकल सिक्योरिटी है, लेकिन साइबर सिक्योरिटी की अगर मैं आपको एक बात बताऊं तो हैकिंग इस वक्त दुनिया का इतना बड़ा मसला बन चुका है कि साइबर सिक्योरिटी के जो माहिरीन हैं वो सबसे ज़्यादा मुआवजा लेने वालों में शामिल हैं। बिल्कुल। ये जॉब अगर आप करेंगे तो बहुत ही आपको पैसा कमाने की अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी। अब रूस में क्या हुआ है, ये एक चीज़ बताऊँ मैं आपको। रूस में हैकर्स ने एक बड़ी ख़तरनाक और दिलचस्प हरकत की है। रूस के मुतादिद रेडियो स्टेशन उन्होंने हैक किए। अच्छा, अब हैक करने के बाद उन्होंने सदर प्यूटिन की जाली तकरीर वहां पर चला दी है? जी बिल्कुल। अच्छा, जाली तकरीर जो थी उसमें प्यूटिन कह क्या रहे थे? प्यूटिन कह ये रहे थे कि यूक्रेन के जो फौजी दस्ते हैं उन्होंने 3 सरहदी इलाकों पर कब्जा कर लिया है और इसीलिए ये जो इलाके हैं उनके लोग वहां से इनखला करना शुरू कर दें। और उन्होंने ये भी कहा कि यूक्रेन की मदद नेटो अफवाज ने की है। क्रेमलिन के जो तर्जुमान है उन्होंने इस मामले पर बात करते हुए तस्दीक की कि भाई ये हरकत हैकर्स ने की थी और उन्होंने उसको हैक किया और जाली तकरीर उसकी आवाज़ भी काफ़ी मिलती जुलती थी जो प्यूटिन की तकरीर उन्होंने सुनवाई है वहाँ पर। तो अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से आप तकरीर बनाएं, आवाज़ भी बना सकते हैं, आवाज़ बनाएं, उसके बाद जो आपने हैकिंग की, हैकिंग से आप कुछ भी बना दें और लगा दें और दुनिया देखें फिर कैसे बदल जाती है। ठीक है जी, तो ये भी हैकिंग, यहाँ सिक्योरिटी के इश्यूज हैं। एक वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद आपसे दोबारा मिलेंगे। स्टे विद अस। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। वेलकम बैक जी। इंसानी जिल्द के मखसूस मकामात पर सुइयां चुभो कर जो मसाइल हैं उनका इलाज करना एक चीनी कदीम रिवायत का हिस्सा है, जिसको कि अब मेडिकल ऑक्यूपंक्चर भी कहा जाता है। यानी एक चाइनीज़ ऑक्यूपंक्चर है, एक मेडिकल ऑक्यूपंक्चर है। अब इन टेक्निक से क्या फ़ायदा होता है, कितने अरसे में आपकी बॉडी के जो मसाइल हैं वो ऑक्यूपंक्चर की टेक्निक से हल हो सकते हैं? बुनियादी तौर पर है क्या, क्योंकि हम भाई यही सुना है गोली खाओ या वो हकीम साहब जड़ी बूटी खाओ और सही हो जाओ, और ये ज़ाहिर चीज़ें सही भी कर देती हैं। एक्यूपंक्चर का जो हमारा जो इंट्रोडक्शन था वो चाइनीज़ और वीडियोज़ वगैरह देखकर कुछ किया कि भाई ये तो सुइयां चुभोकर कुछ करते हैं, कोई इंसानी जिस्म बड़ा पॉपुलर वो हुआ उस वक्त, बड़ा पॉपुलर भी है और बहुत मतलब इसकी कारगर भी है। तो अब ये मेडिकल एक्यूपंक्चर क्या है और इसका क्या क्या फ़ायदा है, इस हवाले से हम बात करेंगे। और हमारे साथ मौजूद हैं जी डॉक्टर मोहम्मद अफजाल आफरीदी, जो कि ड्राई नीडलिंग एंड एक्यूपंक्चर स्पेशलिस्ट हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं सर? ठीक ठाक हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक। अच्छा, सबसे पहले तो इंट्रोडक्शन दें हमें कि ये ड्राई नीडलिंग और मेडिकल एक्यूपंक्चर ये क्या है? एक्चुअली जो मेडिकल एक्यूपंक्चर है, जिसे हम ड्राई नीडलिंग भी कहते हैं, ये बेस्ड ऑन मेडिकल एविडेंस होता है। यानी हम मसल के ट्रिगर पॉइंट्स को ट्रीट कर रहे होते हैं। जैसे अब आप लेट्स सपोज कि आप एक पोस्चर में बैठे हैं, फॉर एग्जांपल आप न्यूज़ ब्रॉडकास्ट करते हैं, राइट? तो आपको घंटा 2 घंटा बैठना पड़ जाएगा ऑब्वियसली। तो आपके मसल्स अपनी जब रिजर्व निकाल लेते हैं, फिनिश कर लेते हैं, तो उसके बाद उसमें छोटे छोटे, जैसे आप कहते हैं ना, एक्ने के स्पॉट्स होते हैं, राइट? जैसे फेस के होते हैं, उसको आप दबाते बड़ा पेन होता है। उसी तरह अब फॉर एग्जांपल ये मेरा हाथ है, अगर मैं उस स्पॉट को टच करूंगा तो मुझे बाजू में पेन आना शुरू हो जाएगा। अच्छा। उन स्पॉट्स के ऊपर हम नीडल को इंसर्ट करते हैं, थोड़े से उसे पंचर करते हैं और फिर निकाल लेते हैं, और उसका फायदा ये इंस्टेंट रिलीफ। अच्छा, ये अब कुछ पॉइंट्स तो प्रेशर पॉइंट्स हमें नजर आ रहे होते हैं कि भाई मेरे कंधे में यहाँ दर्द होता है अगर मैं 2.5 घंटे से ज्यादा गाड़ी चलाऊं। कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो कि आप बैठे हुए हैं, आपको दर्द हो रहा है, आपको पता नहीं चल रहा प्रॉब्लम क्या है। वो कैसे डिटरमिन करेंगे? वो उसको डिटरमिन करने के लिए कभी कभार आप जो है कुछ टेस्ट होते हैं फिजियोथेरेपी के, वो हमें करने पड़ते हैं, और कभी कभार आप इसमें अल्ट्रासाउंड भी यूज कर सकते हैं टू डिटरमिन डीप फेशिया में जो ट्रिगर पॉइंट्स होते हैं। अच्छा जी जी। अच्छा, अब ये जो एक्यूपंक्चर है ये किस किस बीमारी का इलाज कर सकता है? जितने भी आपकी ये मस्कुलर इश्यूज आते हैं ना, फॉर एग्जांपल हमारे यहाँ जो है एक कॉमन टर्मिनोलॉजी यूज की जाती है, चुक निकल आई है। दिस इज अ वेरी कॉमन टर्मिनोलॉजी, राइट? ठीक है, इसका बेहतरीन इलाज इंस्टेंट रिलीफ। अच्छा, ड्राई नीडलिंग है, मेडिकल एक्यूपंक्चर। और कितना टाइम ड्यूरेशन क्या होता है प्रोसीजर का? सेकंड्स, आई विल टेल यू सेकंड्स। अच्छा, खड़े खड़े इलाज है इसका। अब देखिए, मैं वन ऑफ द स्टेट ऑफ द आर्ट मशीन्स है फिजियोथेरेपी की, लेजर, उससे इस्तेमाल करता रहा हूँ। ठीक है, आई हैव नेवर सीन एनीथिंग लाइक ड्राई नीडलिंग। इट इज द फास्टेस्ट बाय फार।
जो मैंने यूज किया। एक तो ये आपने बताया जैसे मस्कुलर इश्यूज हैं, मस्कुलर तो इश्यूज, चुक है वगैरह, और किस किस बीमारी का इसमें इलाज हो जाता है बेसिकली के तौर पर? जी जी जी, क्योंकि हमारे यहाँ पे कॉमन बीमारियां क्या होती हैं जिसके लिए अंदर हम गोली खा रहे होते हैं, भाई सर दर्द हो रहा है, बुखार हो रहा है, नेजल किसी का वो है, कोई कंजेशन है, जी जी, क्या इस तरह की चीजें भी? नहीं, वो सेंट्रल आपकी बीमारियां होती हैं, वो अगर आप हिजामा की तरफ जाएं या फिर आप चाइनीज एक्यूपंक्चर की तरफ जाएं तो उससे उधर हो सकता है। अच्छा, बुखार किसी को हो तो वो चाइनीज एक्यूपंक्चर से उससे खत्म नहीं होता, लेकिन उससे कम काफी हद तक हो जाता है, उसका इफेक्ट ऐसा है। सही, ठीक है। अब चाइनीज एक्यूपंक्चर में बेसिकली चाइनीज का मानना ये है कि हमारी बॉडी के अलोंग कुछ एनर्जी लाइंस चल रही होती हैं, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल ये मेरा आर्म है तो इसके अलोंग एक लाइन चल रही है। अच्छा। अगर मैं उस लाइन के अलोंग अगर वो नीडल्स, यही नीडल्स जो मैं यूज कर रहा हूँ, अगर मैं उन्हें लगाता हूँ तो फॉर अ फ्यू मोमेंट्स, यानी 10 to 15 मिनट्स से उसके बाद आपका वो बुखार होना शुरू हो जाएगा, या अगर आपको कोई नमनेस है, कोई और इशू है, ठीक होना शुरू हो जाएगा। अच्छा जी, तो बेसिकली ये अबाउ अजदाद से चली आ रही एक मानना है उनका, पर इसके ऊपर आज तक मेडिकल प्रैक्टिस प्रूव ना कर सके। ठीक है, क्या हमारे पास कोई मेडिकल बेसिस है? वो इफेक्टिव, यस, वेरी इफेक्टिव, इट्स वेरी इफेक्टिव। सही है। लेकिन ये है कि एविडेंस, पेन, दर्द वगैरह कितना होता है जब आप ये नीडल्स इंसर्ट करते हैं? अब जिस तरह हमारे स्क्रीन पे चल रहा है, जैसे एक प्रिकिंग सेंसेशन होती है ना, कि आपको चुभन हुई है हल्की सी, बस, उसके अलावा कुछ भी नहीं है। वंस इट्स इनसाइड यू, आपको पता ही नहीं चलेगा। सही, क्योंकि ज़ाहिर दर्द तो स्किन पर होता है ना, जब अंदर चले जाती चीज तो फिर इतना दर्द नहीं होता उसके, तो इसका बिल्कुल पता नहीं चलेगा। अच्छा जी, तो मेनली मस्कुलर बीमारियां हो गई जो कि मेडिकल एक्यूपमेंट, उसके अलावा और कोई ऐसी चीज नहीं? ये आपकी असल पे अगर आप डेली लाइफ देखें तो सबसे ज़्यादा बीमारियां आपको मस्कुलर ही होंगी। इंसान घर जाके ये नहीं कहेगा कि मुझे जुकाम है, बार बार नहीं कहेगा, हर रोज नहीं कहेगा, हर रोज एक बात जरूर कहेगा कि यार मेरी कमर में दर्द है, मेरे कंधों में दर्द है, और उसका इलाज इंस्टेंटली इससे हो जाता है। तो जो खवातीन के जो घुटनों के दर्द और वो जो पाँव का दर्द और टांगों का दर्द, वो भी इससे होता है? जी जी, अगर वो चीज़ मस्कुलर इन नेचर हो तो उसका इलाज इससे हो जाता है। बोन्स का नहीं? नहीं, बोन्स का इलाज नहीं होता इससे। तो ये जो तरीक़ाकार है, जैसे आपने बताया कि ज़रा चाइनीज़ तो ये बहुत अरसे से हज़ारों सालों से इस्तेमाल कर रहे हैं, बिल्कुल काफ़ी ज़्यादा है, बिल्कुल तो बिल्कुल। बाकी जो रीजन्स हैं उसमें ये इतना मकबूल क्यों नहीं हो सका, या हमारे रीजन में ये कितना प्रेवलेंट है? बेसिकली हमारे रीजन एशियन कॉन्टिनेंट में इतना प्रेवलेंट नहीं है, लेकिन अगर आप यूरोपियन कंट्रीज देखें, यूएस को देखें, यूनाइटेड स्टेट्स और यूके में देखें, तो वहाँ पे काफ़ी प्रेवलेंट है सिंस 1980s। और यूएस में अलबत्ता 1984 में ये इंट्रोड्यूस हुआ था, लेकिन ये, और पाकिस्तान में तो आई गेस इन द लास्ट 5 years ये इंट्रोड्यूस हुआ। वो भी यूके से बेसिकली कोर्स कराने आते थे, बाकायदा सर्टिफिकेशन होती है इसकी, तो वो जो है लास्ट 4 years से वहाँ यहाँ पे आना शुरू कर दिया उन्होंने। सही है। अच्छा, हम कॉल्स भी खोल सकते हैं अगर वो है, कॉल्स कोई आए तो वो आप ले लें, डॉक्टर साहब की तरफ डायरेक्ट करें। मुझे मैसेजेस क्योंकि आने लग गए कि आप कॉल्स खुलवाएं और हमने डॉक्टर साहब से बात करनी है। एक मैसेज जो है वो ये है कि शियाटिका का जो पेन होता है, जी जी जी, वो कितना इससे जा सकता है, दूर हो सकता है? शियाटिका के अब 2 डिफरेंट टाइप्स होती हैं। एक होता है जो प्योर डिस्क का इशू होता है, ठीक है। अगर डिस्क का इशू है फिर तो ये इतना इफेक्टिव नहीं है, लेकिन कभी कभार हमारे मसल की टाइटनेस की वजह से शियाटिका आना शुरू हो जाता है, लेकिन वो सिर्फ नी तक रहता है, वो फुट तक नहीं जाता। अगर ऐसा पेन आपको है तो ड्राई नीडलिंग से वो पेन चला जाएगा। अच्छा, एक ही सेशन में। ज़बरदस्त। अच्छा, ये बताएं कि जैसे बहुत सारे हम बुजुर्गों को देखते हैं कि जी उनकी मूवमेंट जो है, क्योंकि वो मसल्स उनके जो है वो एज की वजह से इतने वो ताकतवर नहीं रहते, तो उनके पोस्चर में भी फर्क आ जाता है और उनकी मूवमेंट भी रिस्ट्रिक्टेड हो जाती है। उसमें वो कितना इफेक्ट, क्योंकि मैं देखता हूँ चाइनीज जो है वो चाइनीज बुजुर्ग तो बड़े एक्टिव होते हैं, पहाड़ियाँ चढ़ रहे हैं वो, हमारे वाले बुजुर्ग जो है वो बिल्कुल जरा बिल्कुल ऐसा है। कितना इफेक्टिव है इस मामले में? ड्राई नीडलिंग जो है, अगर उनको स्पैज़म्स हो, यानी इन मेडिकल प्रैक्टिस जिसको हम स्पैज़म्स कहते हैं, मसल अकड़ जाते हैं, खिंचाव आ जाता है, तो उसके लिए बेहतरीन इलाज है। फ़ौरन ये चीज़ आपको जो है रिलीज कर देगी मसल को, और इसमें साइड इफेक्ट्स नहीं। और ये जो कोल्ड शोल्डर है, यानी फ्रोजन शोल्डर जाती है, फ्रोजन शोल्डर, हाँ, कोल्ड शोल्डर तो हम लोगों को देते हैं, फ्रोजन शोल्डर ये काफी रेंज बढ़ा देता है बंदे की। अच्छा, लेकिन फुल इलाज उसका नहीं इस तरह होता, उसका एक कंप्लीट प्रोटोकॉल है। लेकिन अगर आप ये चाहते हैं कि पेनलेस हो वो प्रोटोकॉल, तो आप ड्राई नीडलिंग जरूर कराएं साथ में। अच्छा, अब इसमें जैसे हम कहते हैं कि नॉर्मली किसी को कोई बीमारी होती है तो वो जाता है डॉक्टर के पास, उसके टेस्ट होते हैं, उससे बीमारी का पता लगता है और फिर उसके बाद उसका इलाज किया जाता है। तो इसमें वो पता कैसे चलता है कि क्या आपको इशू है जिसके लिए फिर आप खास जगह पर नीडलिंग या जो भी प्रोसेस वो करें? अच्छा, इसमें ऐसा होता है कि ये पेन मोस्टली 2 किस्म के आपको मिलेंगे। एक तो ये कि आप कहीं पिन पॉइंट कर सकें उसे, ठीक है। अगर आप उसे पिन पॉइंट नहीं कर सकते तो आपको एक रीजन पकड़ा होना चाहिए,
ठीक है। दूसरी चीज़ आपकी एक हिस्ट्री होनी चाहिए। हिस्ट्री क्या कि मैंने कोई चीज़ गलत की है, फॉर एग्जांपल मैंने कोई भारी संदूक उठा लिया, कोई ऐसी चीज़ कर लिया, ज़्यादा बेंड हो गया मैं, तो इससे आपको ये अंदाज़ा हो जाना चाहिए कि अब मेरा ये मस्कुलर इशू है और इसे ड्राई नीडल करके भी निकलवा सकता हूँ। ठीक है। अच्छा, अब जैसे मिसाल के तौर पर वर्जिश करते हैं बहुत सारे लोग, बॉडी बिल्डिंग कर रहे होते हैं, बिल्कुल वो उन्होंने कोई वेट गलत उठा लिया, जी जी जी, या कोई मूवमेंट, क्योंकि ज़ाहिर है बहुत सारे लोग ट्रेनर के बगैर कर रहे होते हैं, ट्रेनर के साथ भी करें तो भी प्रॉब्लम आ जाती है। जी जी जी, बिल्कुल। तो क्या उनका भी इलाज? बिल्कुल बिल्कुल, ये तो जिम में काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल होता है, बहुत ज़्यादा प्रेवलेंट है। जी सही है। अच्छा, अली साहब हैं इस्लामाबाद से। अस्सलाम वालेकुम। जी जी, फरमाइए, पूछिए। मैडम जी, मेरी वालदा का मोरों का इशू है, तकरीबन कोई 3 मोरों का इशू है। डॉक्टर साहब, जितने भी डॉक्टर साहब को मैंने चेक कराया उन्होंने ऑपरेशन के बारे में कहा हुआ है। अच्छा। तो वालदा साहिबा जो है उनकी टांगों में बहुत सख्त तकलीफ होती है, दोनों टांगों में, और वालदा ऑपरेशन से बहुत ज्यादा डरती है, वो ऑपरेशन नहीं कराना चाह रही। मैं डॉक्टर साहब से पूछना ठीक है, आप हमारे साथ ही रहिएगा ताकि डॉक्टर साहब अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं उनसे। अच्छा, MRI की आपके पास फाइंडिंग पड़ी है इसमें? जी जी, पड़ी हुई है। अच्छा, MRI में इनकी 3 डिस्कें जो हैं वो स्लिप हुई हुई हैं, ठीक हो गया। तो आप ये अपनी नियरेस्ट फिजियोथेरेपिस्ट से अगर कंसल्ट करें तो वो आपके MRI की फाइंडिंग की बेसिस पर इनका जो है विदाउट सर्जरी इलाज करवाया जा सकता है। अच्छा, फिजियोथेरेपी की मदद? जी जी, बेसिकली ड्राई नीडलिंग जो मेडिकल एक्यूपंक्चर की हम बात कर रहे हैं, ये फिजियोथेरेपी का एक हिस्सा है। ठीक है। और मैं समझता हूँ कि अगर पेशेंट इतना इरिटेबल ना हो, यानी उनको ज़्यादा दर्द इतना ना हो, थोड़ा थ्रेशोल्ड तो हम बर्दाश्त उनका ये पेन काफ़ी हद तक गिरा सकते हैं ड्राई नीडलिंग से। लेकिन इसमें पेशेंट की थोड़ी सी कोऑपरेशन चाहिए होती है, क्योंकि ऑब्वियसली नीडल देख के लोग अक्सर डर जाते हैं। आपने उनसे सवाल पूछा? हम तो इंजेक्शन नॉर्मली तो लगवाते हैं, बिल्कुल, ज्यादा तादाद में होंगी तो ज़ाहिर है डरेगा, ऑब्वियसली। लेकिन ये होता है कि क्योंकि पेशेंट अपने फेस पे लाइंग होगा मोस्टली, तो उसे पता नहीं चलता इतना। अच्छा जी जी, आपने इनसे सवाल में 3 डिस्क का पूछा। जी जी, ऐसा क्यों? वो इसलिए क्योंकि इन्होंने 3 डिफरेंट लेवल्स का बताया था और वो कहते हैं कि उनकी टांगों में पेन जा रहा है, जिससे ये काफ़ी अंदाज़ा हो जाता है हमें एज ए ट्रेंड मेडिकल डॉक्टर कि ये डिस्कों के इश्यूज हैं। सही, जी ठीक है। और अच्छा, ये फिजियोथेरेपी और एक्यूपंक्चर का क्या ताल्लुक है आपस में? फिजियोथेरेपी और एक्यूपंक्चर बेसिकली दोनों आप ये समझें कि ये एलोपैथिक मेडिसिन नहीं है, प्योर एलोपैथिक नहीं है, ठीक है। हम दोनों का मकसद यही है कि हम लोगों को हील करें विदाउट सर्जरी या विदाउट मेडिसिन, राइट? ठीक है। तो बेसिकली आप ये समझे कि ये आपस में कजन्स हैं, ठीक है। ये फिजियोथेरेपी एक बहुत बड़ी फील्ड है जिसके बीच में ये आ जाएगी, लेकिन दे आर बेसिकली कजन्स, ठीक है। जैसे बोन सेटर्स एक वक्त में होते थे, हम उनके एवोल्यूशंस में आते हैं, राइट? इसी तरह चाइनीज एक्यूपंक्चर की एवोल्यूशन ड्राई नीडलिंग में आ गई। नहीं, लेकिन आपने कहा ना फिजियोथेरेपी, एक्यूपंक्चर और फिर लेजर, क्या ये एक ही प्रोसीजर के 3 स्टेप्स हैं या नहीं? ये 3 डिफरेंट ट्रीटमेंट्स हैं, लेकिन दे ऑल कम अंडर फिजियोथेरेपी अब इन टुडे स्टेट। पहले के वक्तों में ऐसा नहीं होता। अच्छा, लेकिन 3 इंडिविजुअल हैं। उनसे जरा सवाल ले लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम मुश्ताक साहब। अस्सलाम वालेकुम। नहीं जी, लाइन मेरे ख्याल में ड्रॉप हो गई है कोई। अच्छा, लेकिन जितनी भी आप ट्रीटमेंट्स करते हैं जरूरी नहीं है कि ये तीनों स्टेप्स आपको उसमें फॉलो करने की जरूरी नहीं होता है, ठीक है। लेकिन लेजर आप किस स्टेज पे करते हैं? लेजर स्टेज पे जब एक पर्सन को हम नीडल आउट करते हैं तो उसमें कभी कभार सोरनेस बढ़ जाना शुरू हो जाती है, बास पेशेंट्स में ऐसा हो जाता है, तो उसके लिए फिर हम कोल्ड लेज़र यूज़ करते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि हॉट लेज़र स्किन के लिए यूज़ की जाती है, हम कोल्ड लेज़र यूज़ करते हैं वहाँ पे इन्फ्लेमेशन को ख़त्म करने के लिए। अच्छा, अब इसके कोई साइड इफेक्ट्स? इसके साइड इफेक्ट्स में सिर्फ और सिर्फ सोरनेस है, और वो भी हर पेशेंट में नहीं होता। अच्छा, कुछ पेशेंट्स में होता है। जैसे हम कहते हैं कि 90% पेशेंट्स में कोई इफेक्ट नहीं होता इसका, बट जो बाकी 10% है मे एक्सपीरियंस सोरनेस। ठीक है। उसके अलावा किसी किस्म की कोई नॉन साइड इफेक्ट? कोई साइड इफेक्ट नहीं है, देयर इज नो साइड इफेक्ट। सही है। अच्छा, फयाज साहब है रहीम यार खान से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, पूछिए सर। फयाज साहब फरमाइए, क्या सवाल करेंगे? जी फयाज साहब, सवाल कीजिए, आपकी आ रही आवाज। एड़ी में दर्द रहता है, पाँव की एड़ी में। ठीक है। और तो काफी दिन हो चुके हैं, तकरीबन 2 से 3 माह हो चुके हैं। सही। तो अभी तक जो है ना दवाइयां भी ली हैं, तो लेकिन आराम नहीं आ रहा। फौरी तौर आ जाता है, लेकिन बाद में आराम नहीं आता है। सही है, हमारे साथ ही रहिएगा। अच्छा, अब ये इशू जो है मोस्ट प्रॉब्ली प्लांटर फेशाइटिस का होता है। ये आपके एड़ी के अंदर बेसिकली दर्द शुरू हो जाता है, कभी कभार वहाँ कैल्सिफिकेशन हो जाती है, बोन का साइज थोड़ा सा बढ़ जाता है,
ठीक है, तो मैं इनके लिए रिकमेंड यही करूंगा कि ड्राई नीडलिंग करवाएं। उस पर ट्रिगर पॉइंट मोस्ट प्रोबेबली होगा जो मिडिल में आता है, उसकी वजह से इनका पेन गया नहीं। कभी कभार ट्रिगर पॉइंट्स जब क्रॉनिक हो जाएं, यानी ये काफ़ी अरसा तक जाए, फिर दवाइयों का असर नहीं होता उन पर, तो फिर उसे आपको पंचर करना पड़ता है। अगर वो पंचर ना हो, ठीक है, तो ओके, पंचर से आपका हो सकता है हल। मैंने देखा है वो कॉर्न भी बन जाते हैं। क्या चीज़ बन जाती है? कॉर्न बन जाते हैं, फैट का वो जो, हाँ जी जी, नहीं वो कॉर्न्स भी कभी कभार होते हैं, लेकिन वो फिर डिस्कम्फर्ट ऑफ द शूज की वजह से बनना शुरू हो जाते हैं। तो वो बन जाए तो वो भी इससे सही हो सकता है? नहीं, वो फिर आपको उसके लिए क्रीम्स लगानी पड़ेंगी क्योंकि वो एक डिफरेंट उसमें आ जाता है। फिर हमारा मकसद मसल्स के साथ टैकल करना है, मसल के इश्यूज को, मसल के मसले हल करने हैं। ये स्किन का बेसिकली इशू होता है जो कॉर्न्स बन जाते हैं। ठीक है, ठीक है। लेकिन मस्कुलर के अलावा कोई अगर आपको प्रॉब्लम है तो वो फिर आप चाइनीज एक्यूपंक्चर की तरफ जा सकते हैं, या फिर उसका कोई और हल हो सकता है। ये एक्यूपंक्चर मेडिकल जो है वो खास तौर पर मसल्स के लिए। किस किस्म का कोई रिस्क इन्वॉल्व होता है इस इलाज में? इसमें देखें, ये हर ट्रीटमेंट में एक रिस्क ज़रूर होता है। जैसे आप हम नीडल्स यूज़ करते हैं, अगर एक शख्स उस नीडल को डिस्पोज ऑफ नहीं करता, बार बार यूज़ करेगा, तो ऑब्वियसली इन्फेक्शन का डर हो जाता है। बिल्कुल सही है, बिल्कुल। लेकिन इसके अलावा वैसे कोई और रिस्क नहीं। महंगा कितना है ये इलाज? अफोर्डेबल है? इट्स वेरी अफोर्डेबल। मतलब इसकी नीडल्स की तो मतलब इतनी प्राइस नहीं है, और ये बहुत अफोर्डेबल है। मतलब डॉक्टर की प्राइस ज्यादा होगी ऑब्वियसली, जब नीडल की प्राइस ज्यादा अगर बढ़ना शुरू हो जाए तो फिर ट्रीटमेंट भी महंगा होगा, क्योंकि मेन चीज तो नीडल है ना इसमें। बिल्कुल, असल चीज तो वो। और फिर वो चीज इंपोर्ट होती है, यहाँ के लोकल कोई भी नीडल नहीं बनाता है ऐसे बेसिकली। तो वैसे ये एक बहुत सस्ता इलाज है। सही, ठीक है। बहुत शुक्रिया अदा करेंगे डॉक्टर साहब, वक्त दिया आपने। एक इंटरेस्टिंग, एक अलग फील्ड है जिसको हमने आज एक्सप्लोर किया। बिल्कुल, ये बहुत सारी चीजें करने का फायदा होता है। बहुत सारी चीजों के बारे में आपको खुद भी नॉलेज मिल रही होती है। नाज़रीन, वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद दोबारा हाजिर होंगे, हमारे साथ रहिएगा। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। अल्लाह यार एंड द 100 फ्लावर्स ऑफ गॉड, इसका ये ट्रेलर आपने देखा। बड़ी ज़बरदस्त एनिमेशन मूवी है जो कि रिलीज़ होने वाली है, और इस फिल्म के डायरेक्टर हमारे साथ मौजूद हैं उज़ैर ज़हीर खान साहब, जो कि इससे पहले इसी का जो पहला वर्जन वो उन्होंने पहला वर्जन डायरेक्ट किया था, अल्लाह यार एंड द लेजेंड ऑफ मार खोर का एवेंजर्स जो है वो उनका प्रोजेक्ट था। तो आज ज़रा इनसे इनकी नई आने वाली फिल्म के हवाले से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम उज़ैर साहब। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? सब ठीक ठाक? अल्लाह का शुक्र है। थैंक यू फॉर कमिंग टू द स्टूडियो। ज़रा थोड़ा सा हमें पहले एनिमेशन से ज़रा आगाह तो कर दें। हमने ये देखा, बड़ा ज़बरदस्त प्रोमो, म्यूज़िक भी अच्छा, वो जो लग रहा होता है कि हाँ हम कोई बाहर की मूवी देख रहे हैं और बच्चे देख सकते हैं। हम एनिमेशन की दुनिया में वैसे कहाँ खड़े हैं इस वक्त, अपार्ट फ्रॉम दिस फिल्म? ये तो खैर नेक्स्ट लेवल लग रही है। थैंक यू सो मच, दैट्स सो काइंड ऑफ यू। एनिमेशन की दुनिया में हम नहीं खड़े हुए अभी, मतलब खड़े हुए हैं इन द सेंस की कैपेसिटी है बनाने की, मगर इतनी ज़्यादा बन नहीं रही। और आपको पता ही है फिल्म इंडस्ट्री थोड़ी सी आफ्टर 2020 डाउन हुई है, बट यू नो आस्ता आस्ता इंशाल्लाह इट्स गोइंग टू पिक अप। सो देयर आर पीपल जो लगे हुए हैं, कोशिश कर रहे हैं। ये बड़ी मेहनत का काम है। क्योंकि मेरा पूछने का मकसद ये था कि ये एक ऐसी मार्केट है जो बहुत ही कम है। हाँ, तो आप लोग कैसे मिलते हैं? मतलब जो एक्सपर्टीज है वो कितने मुश्किल होता है ढूंढना? जी, अब देखें, आप कम, आपको पता है परसेंटेज ऑफ यूथ पाकिस्तान में कितनी है? राइट, ज़्यादा है ना? बिल्कुल। तो फिर मार्केट कम क्यों है? हाँ। डज दैट मीन कि वो जो पेरेंट्स हैं या एडल्ट्स जो हैं वो इस चीज़ का इतना केयर नहीं करते, या पाकिस्तानीज इन जनरल नहीं केयर करते कि बच्चों को भी ले जाना चाहिए और उनके कंटेंट होना चाहिए? बिकॉज इस कंटेंट के थ्रू यू कैन लर्न बहुत ज़बरदस्त चीज़ें, लाइक यू नो आप नॉलेज, वैल्यूज़, एथिक्स सब कुछ इंस्टिल कर सकते हैं। सो ये नहीं है कि मार्केट नहीं है। आई थिंक ट्रेंड में भी या माइंडसेट नहीं है, या जनरली आई थिंक सिनेमाज की तरफ है नहीं इतना ज़्यादा, बट आई थिंक बच्चों के कंटेंट पे ज़्यादातर पेरेंट्स जो हैं वो जाकर अपनी फिल्में देख लेते हैं, मगर मे भी शायद बच्चों को नहीं दिखाते। अच्छा, एक और सवाल भी बड़ा इंटरेस्टिंग मेरे जहन में आया, वो ये है कि कितना हमारे जो आर्टिस्ट्स हैं, जो एक्टर्स एक्ट्रेसेस हैं या वॉइस ओवर आर्टिस्ट वगैरह, वो कितना सीरियसली इस किस्म के प्रोजेक्ट्स को लेते हैं? अगर कोई अप्रोच करे कि मैं भाई एक एनिमेटेड मूवी बना रहा हूँ एंड आई वुड वांट योर वॉइस, या अब क्योंकि बुशरा अंसारी साहिबा का बहुत ऐसी खूबसूरत आवाज़ है कि वो फिट हो जाती है बच्चों के उसमें भी, तो कितना सीरियसली वो लोग लेते हैं? देखिए, लाइक अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जो कास्ट है वो टॉप टियर कास्ट है, बहुत ज़बरदस्त, राइट? कौन? That just proves Ali Zafar and Ikra are like playing two of the leads. Humayun Saeed is in it, Bushra Ansari, Meera ji has a role, right? So
ऑब्वियसली इंटरनेशनली ये ट्रेंड है फॉर हॉलीवुड के जो टॉप एक्टर्स होते हैं वो एनिमेटेड फिल्मों में आवाज़ अपनी निकालते हैं, तो वो पाकिस्तान में भी है। एंड क्योंकि ये लोग सारे इतने प्रोफेशनल्स हैं तो वो अपना 100% देते हैं एंड लाइक उसका फ़ायदा होता है। मतलब वो जो परफॉर्मेंस होती है उसमें आपको नज़र आएगा कि ये किसी ने ऐसे ही उठ के नहीं किया, प्रोफेशनल वॉइस ओवर एक बहुत बड़ा फन है और जिसके लिए बड़ी तगड़ा मेहनत करनी बिल्कुल इमेजिनेशन चाहिए लॉट ऑफ इट, राइट। सो हम जरा इसकी डायरेक्शन के हवाले से भी बात करेंगे कि इस फिल्म की डायरेक्शन और एक आम फिल्म की डायरेक्शन उसमें कितना फ़र्क है और इस फिल्म में हम क्या एक्सपेक्ट करेंगे पिछली वाली से, ज़रा कंपैरिजन करके तो बताएं ना कुछ। कंपैरिजन हो नहीं सकता बिकॉज ये वाली जो है वो सेकंड फिल्म है और इस पर बहुत टाइम लगा है, बहुत काम हुआ है, तो अपग्रेड है। मतलब वो पहली फिल्म में आपको पता है ना गलतियाँ शलतियाँ काफ़ी हो जाती हैं, पहली दफ़ा आप कर रहे होते हैं, लोग भी माफ़ कर देते हैं कि यार चलो पहली फिल्म है। सो इसके अंदर हमने गुंजाइश नहीं छोड़ी सही और उसको पुश करने की कोशिश किया है कि जितनी ज़्यादा मैक्सिमम इंटरनेशनल प्रोडक्शन क्वालिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से। एंड ऑफ कोर्स द स्टोरी इज़ फास्टर, जॉनरा साई-फाई है। अच्छा, तो यू नो हाउ बच्चों को जो है वो इस एक सर्टन स्पेशली पाकिस्तान में सर्टन टाइप ऑफ यू नो रोबोट्स एंड चेस एक्शन टाइप स्टफ ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं उसकी तरफ। मगर इसके अंदर वैल्यूज़ वही हैं सारी जो पिछली फिल्म में थी एंड लाइक यू नो मकसद पीछे उसके वही है टू गिव सम सॉर्ट ऑफ लाइक यू नो मतलब थोड़ी सी हुब्बल वतनी, थोड़े से वैल्यूज एंड एथिक, वो बड़ी जरूरी है। इस पे भी बात करते हैं, ये भी इंटरेस्टिंग एक है कि कोई फिल्म बनाते हुए उसका मैसेज पहले जहन में रखते हैं या स्टोरी पहले आती है और फिर होता है कि भाई इसको इस तरफ मोड़ेंगे और ये मैसेज मैं देना चाहूंगा। मैसेज किस तरह डिटरमिन करता है कोई भी डायरेक्टर या कोई भी राइटर जो एक फिल्म लिख रहा है। लेकिन पाकिस्तान की मायनाज अदाकारा बुशरा अंसारी साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं, उनका भी इस फिल्म में बड़ा अहम किरदार है। अब वो किरदार क्या निभा रही हैं और किस तरह से अदा कर रही हैं उनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम बुशरा आपा। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? हम बिल्कुल ठीक ठाक हैं और ये बताएं कि आप कैसी हैं और ये एनिमेटेड फिल्म में किस तरह का तजर्बा आपको मतलब फील हुआ? बहुत अच्छा लगा देखने के बाद तो और अच्छा लगा कि माशाल्लाह पाकिस्तान में हम एक नया ट्रेंड सेट करने जा रहे हैं और उजैर साहब ने और नदीम मानवी वाला साहब ने एक बिल्कुल ऐसा एग्जाम्पल सेट किया कि इसको मैच करना मुश्किल है लेकिन करना पड़ेगा। और इस बात की भी खुशी है कि उसमें पाकिस्तानी एलिमेंट भी है, वैल्यू सिस्टम भी है, बच्चों के लिए काम नहीं होता, फिर बच्चे बाहर की चीजें देखते हैं। तो हमारे यहाँ बच्चों के हिसाब से उनके इंटरेस्ट को आगे रखते हुए अपनी वैल्यूज के साथ ये बहुत अच्छी एफर्ट है और आई एम सो हैप्पी एंड प्राउड टू बी पार्ट ऑफ दिस प्रोजेक्ट, क्योंकि मैं वाकई बता रही हूँ कि मैंने जब देखा था तो मैं हैरान रह गई थी। शायद उसको मैंने जब इसकी वॉइस ओवर की तब मुझे इतना अंदाजा नहीं था, लेकिन जब मैंने देखा तो मैं तो बड़ी इंप्रेस भी हो गई और बड़ी खुश भी हो गई, बहुत प्राउड भी हो गई। तो आपका इसमें क्या किरदार है? ना हो जो मैं किसी से बात ही ना करूं अगले साल। सही, आपका इसमें किरदार क्या है वो बताएं जरा। इसका नाम न लीजिए। अच्छा आंटी लिज है, लिज। हमने तो छिपकली का रोल किया तो कैसा लगेगा, लेकिन आंटी लिज जो है ना, ओह आंटी लिजर्ड, आंटी लिज है तो लिज, आंटी लिज ने गाना भी गाया। आपने कभी छिपकली की आवाज में गाना सुना था? वाह, ये तो नया तजुर्बा होगा हम सबके लिए, है ना। तो मुझे तो मजा आता है। मैं तो शुरू ही हुई थी पपेटरिंग से, पपेट का शो करती थी, अंकल सरगम का शर्मीली की आवाज निकालती थी, कभी बुड्ढे की निकालती थी। मगर मुझे बहुत ही क्यूट लगा और बहुत ही एक नया सा है। लेकिन मजे की बात है विजुअली ये बहुत स्ट्रॉन्ग और बहुत ही मैं कहती हूँ कि एक समथिंग टू बी प्राउड ऑफ। पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ा एक प्राइड है कि इस तरह का, इस क्वालिटी का, इस स्टैंडर्ड का काम हुआ है। अच्छा, तो बुशरा आप ये बताएं कि वो आंटी लिज जो है वो लिज की आवाज में कोई बात हमसे करे, कोई बताए लिज बन के कैसा लगा? लिज कैसे बात? लेकिन जवाब लिज की आवाज में देना है अब तो छिपकलियां दीवारों पे भी नहीं रींग थी, क्योंकि छिपकलियों को भी एसी वाला कमरा चाहिए होता है। वो पहले वाली छिपकलियां तो अब ये एयर कंडीशन में रहने वाली छिपकली है, अब वो गर्मी वाली छिपकलियां मर गई हैं। तो ये अब आप देखेंगे तो पता चलेगा आंटी लिज ने क्या किया। इसके नखरे ज्यादा हैं। एक और अच्छी बात ये है कि जैसे हम बाहर के मुल्कों में भी होता है और वेस्ट में भी होता है, इंडिया में भी हुआ है कि इन्होंने ये समझे नॉवेल्टी ही समझे कि वेल नोन लोग जो जिनको लोग जानते हैं उनकी बातें भी हैं। इसमें इकरा भी है, इसमें हुमायूं सईद भी। हुमायूं सईद दरख्त बना है तो है ही दरख्त जैसा है, कभी फूल लगते हैं उसमें, कभी नहीं लगते। लेकिन ये कि वो दरख्त की तरह खड़ा तो है 35 साल से अपनी जगह पे। बिल्कुल सही बात है, ये तो है। खड़े। लेकिन आप भी देखें वो सायादार दरख्त हैं
आपके जिसको देखकर बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी चीजें सीखी भी हैं और हमेशा आप जब भी रिफ्रेश हो जाते हैं, बात करते हैं हमें महसूस होती है एनर्जी, वही रिफ्रेशमेंट होती है एक तरह से बात करते हुए आपको। मैं चाहती हूँ ये फिल्म जरूर देखी जाए, बच्चे तो बच्चे बड़े सीखें और देखें कि पाकिस्तान में रहने वाले लोग भी कितने हाईली क्रिएटिव है। सिर्फ बाहर जाकर नहीं आप अपने कमालात दिखाते, ये हालात में रहकर जो भी आपके पास सिचुएशंस हैं इसमें रहकर भी कुछ इनक्रेडिबल किया जाए तो बहुत ही एक अप्रिशिएट करने वाली बात है। बिल्कुल, वो डिटर्मिनेशन होनी चाहिए, वो जज्बा होना चाहिए, असल चीज ये। नदीम साहब ने बहुत पर्सनल इंटरेस्ट लिया, नदीम साहब ने, उजैर ने, इनकी सारी टीम ने, जबकि हर किसी ने अपना जी लगाया और बच्चे इत्तेफाक से लेट हो गई, कोविड आ गया, मगर शुक्र है कि जब चीज सामने आएगी तो आप लोग बस देखते रह जाएंगे। अच्छा उजैर साहब ये बताएं, जब आप बुशरा अंसारी साहिबा जैसी लेजेंड के साथ काम कर रहे हो तो इनको डायरेक्ट करना कितना मुश्किल होता है, क्योंकि अब आवाज और टोनल वेरिएशंस उनमें उनको तो बताने की कोई जरूरत नहीं। मैंने नहीं डायरेक्ट किया चीजें होती हैं। हाँ, मैंने नहीं डायरेक्ट किया बिकॉज शी न्यू एवरीथिंग सो मच बेटर देन मी। उल्टा वो मुझे डायरेक्ट कर रही थी और यू कांट इमेजिन हाउ ब्यूटीफुल दैट सॉन्ग इज दैट शी संग। अच्छा, मतलब हम कह तो रहे हैं कि चिपकली की आवाज, मतलब चिपकली गा रही है, मगर इट इज सच अ ब्यूटीफुल सॉन्ग, इट्स वन ऑफ माय फेवरेट सॉन्ग्स। डायरेक्टर की अप्रूवल के बगैर मैं सजेस्ट कर देती हूँ और फिर जब ये अग्री कर लेते हैं तो फिर तो जाहिर है कि अगर फिर भी करें तो लेकिन आपकी तो पिटारी में इतना कुछ होगा। डायरेक्टर घबराता तो होगा बुशरापा आपसे, ऐसी कोई बात नहीं है। डायरेक्टर का अपना एक पूरा एक फॉर्मेट होता है जो उसके दिमाग में होता है, पूरा एक अपना एक प्लान होता है, उस हिसाब से आप उसमें फिट होते हैं। तो मास्टर तो फिर डायरेक्टर ही होता है ना। बिल्कुल सही बात, असल तो चीज डायरेक्टर नहीं करनी होती। अच्छा डायरेक्टर साहब, ये अब रिलीज कब हो रही है? जी ये ईद पे हो रही है, कमिंग ईद दिस मंथ, ईद उल अज़हा पर ये रिलीज होने वाली है। एक दिन का तो एंटरटेनमेंट बच्चों का, माएं वादे कर लें बच्चों से कि देखो ये काम करोगे तो तुम्हें मैं ये फिल्म दिखाने लेके जाऊंगी, माओ को वादा मिल गया। देखनी चाहिए और अपने बच्चों को दिखानी चाहिए, जरूरी है, क्योंकि वैसे भी उसमें बहुत मजेदार चीजें हैं तो है ही है। अपने प्रोडक्ट को बच्चों से इंट्रोड्यूस कराएं, वरना बच्चे तो बाहर की चीजें देखते रहते हैं, उन्हें क्या पता। ये बड़ा इंपॉर्टेंट बात है, जैसे आपने कहा ना, वो कभी छोटा भीम देख रहे होंगे, कभी बड़ा भीम देख रहे होंगे और उसका इन्फ्लुएंस बहुत ज्यादा है, वो नजर आता है हमें। अब तो हर तरफ भीम ही भीम नजर आ रहे हैं। बस बुशरापा इधर ही रुक जाइएगा और कुछ ना कहिएगा। इस बात के बाद तो खुदा हाफिज़ ही करना पड़ेगा। खुदा हाफिज़ बुशरापा। शूटिंग पे जा रही हूँ, शूटिंग पे जा रही हूँ, रास्ते में चीटा हो रही है, मैं गाड़ी पे बैठी। थैंक यू ऑल द बेस्ट सारी टीम को, नदीम साहब को, उधर को, और अल्लाह खैर करेगा इंशाल्लाह ये फिल्म बहुत आगे जाएगी इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया, थैंक यू बुशरा, थैंक यू। मैसेजिंग जो है वो हमारे यहाँ पर हमने फुकदान रहा है उस चीज़ का, क्योंकि जितनी भी मैं बाहर की चीज़ें देखता हूँ, खास तौर पे भारत की जब हम चीज़ें देखते हैं, मैसेज उसमें होता कमाल, है ऐसा चाहे वो मैसेज जाहिर है वो उनका, हम उसकी आइडियोलॉजी से बहुत सारी चीज़ें सब्सक्राइब ना करें, लेकिन हम कहाँ इसमें लैग करते रहे। मतलब मैसेज कांट बी लाइक ऑन द नोज, मतलब कि आप अगर प्रीच करेंगे और स्ट्रेट बोलेंगे कि यार डोंट डू दिस और डोंट डू दिस, तो ऑब्वियसली दैट्स नॉट गोना वर्क। तो वो फिर थ्रू अ स्टोरी यू क्रिएट अ सिचुएशन वेयर आपका जो हीरो होता है, प्रोटैगनिस्ट होता है, उसकी गलतियों से आपके जो व्यूअर्स होते हैं वो समझते हैं, विच इज़ द बेसिक फार्मूला फॉर द फिल्म, कि हीरो हमेशा गलती करता है एंड सो पीपल आर फॉलोइंग दैट जर्नी एंड दैट एडवेंचर एंड लाइक उससे वो भी अंडर द नोज ही होता है, थोड़ा सा सब्लिमिनल होता है एंड सीधा, मतलब प्रीचिंग नहीं होती, स्ट्रेट प्रीचिंग नहीं होती। इस फिल्म की जो एक्सक्यूज मी मेन थीम है, इट इज़ अबाउट एंटी डिफॉरेस्टेशन एंड बिल्कुल, और क्लाइमेट चेंज के ऊपर है, और लाइक यू नो बेसिकली क्लीन रिन्यूएबल एनर्जी एंड रिसोर्स जो वेस्ट हो रही है दुनिया भर में, हो रही है ग्लोबली, तो उसके असरात क्या होंगे एंड व्हाट वी कैन डू। तो ये दिस इज़ समथिंग जो कि जब आप पूरी फिल्म देखेंगे तो एटलीस्ट जो यंगर ऑडियंसेस होंगी वो उनको इंशाल्लाह, मतलब कोशिश यही है कि उनको वो अब्जॉर्ब हो जाए। ठीक है, जिस तरह पिछली फिल्म के अंदर भी इट वाज अबाउट वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन, सो उसका मकसद ये था कि एक हैविंग क्रिएटिंग अ सॉफ्ट स्पॉट बच्चों के दिलों में फॉर वाइल्ड लाइफ और जस्ट एनिमल्स इन जनरल। बिल्कुल, तो इसके अंदर जो है हमने बिल्कुल वही हुमायूं से डिस्प्लेइंग अ ट्री, दरख्त बने हुए, बिल्कुल। सो we've tried to kind of sort of tell a very entertaining story, तो वो ताकि वो बच्चा देख कर ये ना समझे कि उसको हम प्रीच कर रहे हैं, उसको फनी लगे और लाइक लोगों को मज़ा ही आए
और उसमें वो सीख भी जाए। बिल्कुल, दैट इज द वे फिल्म शुड वर्क जी। बहुत शुक्रिया अदा करेंगे उजैर साहब, थैंक यू जी। आप का जो ये काविश है हम भी देखेंगे उसको जाकर, जरूर 2 दफा जाकर देखें प्लीज। बिल्कुल देखेंगे जी, फैमिली के साथ जाकर देखेंगे और फिर बात करेंगे कि जी इसका इम्पैक्ट कैसा रहा। थैंक यू नाज़रीन, वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद दोबारा हाजिर होंगे, हमारे साथ रहिएगा। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। वेलकम बैक। अब जो सेगमेंट है उसके बारे में आप बात कीजिए, क्योंकि आप क्योंकि क्वालिटीज जो हैं वो कुछ ऐसी हैं जिसके ऊपर आपको बात करनी चाहिए। कोई नहीं, बात दरअसल ये हो रही है कि ये क्वालिटी वैसे तो हमारी कौमी क्वालिटी है, कहते हैं इसको सुस्ती। हाँ। और कभी कभार कुछ लोगों में जरा ज्यादा होती है, उनका ओवरऑल नेचर ही टुवर्ड्स लाइफ जो है वो अप्रोच इस किस्म की होती है कि वो अच्छे खासे सुस्ती माइल होते हैं। और कुछ ऐसे होते हैं जो कि बड़े हैपनिंग होते हैं, बड़े एनर्जेटिक होते हैं, और कुछ जिंदगी में उनका कोई फेज आता है या कोई किसी काम में उनका एक फेज आ जाता है कि वो सुस्ती माइल हो जाते हैं। अब ऐसा क्यों होता है और कौन सी ऐसी टेक्निक्स हैं, क्या हम कर सकते हैं सुस्ती को दूर भगाने के? यासिर मसूद आफाक साहब हमारे साथ मौजूद हैं, साइकोलॉजिस्ट, उनसे हम बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम यासिर साहब। वालेकुम अस्सलाम। बहुत शुक्रिया सर। सबसे पहले तो हम इसी पर आ जाएं, ये जो बात की कि हमारी कौम में सुस्ती क्यों है, ये क्यों सुस्त कौम के नाम से हम मशहूर हो गए और कैसे इसको दूर करें? किस कौम की बात कर रहे हैं? बल्कि किस कौम में नहीं फैली हुई, अगर हम अपनी कौम की बात करें थोड़ी सी जरा ज्यादा फैली हुई है। अब आए ना। तो बिल्कुल देखिए जी, कौम भी तो अफराद का मजमुआ है, तो हमने तो इनफरादी सतह पर और एक साइकोलॉजिस्ट की हैसियत से, चलें एक सोशल साइकोलॉजिस्ट की हैसियत से तो मैं कौम और कोई माशरती इदारों पर बात कर सकता हूँ, लेकिन हमारा ताल्लुक जो है वो इनफरादी सतह पर जो ये एक आदत है, मैं जो सुस्ती को, काहली को, तसाहुल को एक आदत कहूँगा, एक हैबिचुअल पैटर्न है। यासिर साहब ये बताएं कि ये प्रोक्रेस्टिनेशन और लेजीनेस ये कितने इंटरलिंक्ड हैं या ये क्या बिल्कुल अलग अलग फिनोमेनन है? अच्छा, सुस्ती प्रोक्रेस्टिनेशन की एक वजह हो सकती है, उसका एक पार्ट हो सकता है, और मे बी एक लाइटर टोन का एडजेक्टिव है जो हम प्रोक्रेस्टिनेशन के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। प्रोक्रेस्टिनेशन एक इमोशनल रेगुलेशन, अपने जज्बाती सतह पर, जहनी सतह पर एक ख़ास हेल्दी वे में ऑपरेट ना करने का नाम है, जिसमें आप गैर ज़रूरी चीज़ों में पढ़कर इंतहाई ज़रूरी चीज़ों को, इंतहाई ज़रूरी अमूर को नज़रअंदाज कर बैठते हैं। ये फजूल खर्ची है आपके वक्त की, आपकी तवज्जो की। देखिए, आप जिस वक्त प्रोक्रेस्टिनेट कर रहे हैं ना कुछ कर रहे हैं, कुछ ना करना भी तो करना होता है। जो लोग कुछ नहीं करते कमाल करते हैं। अब वो भी तो हो रहा है। इसका मतलब ये है कि आप टीवी देख रहे हैं, तो आपने अपना सरमाया जो वक्त है वो आपने उस ऐसे काम पर ज़ाया किया। आपके प्रोग्राम की बात नहीं कर रहा, ये तो बड़ा ज़रूरी है, इंतहाई शदीद लेकिन आपने उस चीज़ पर ज़ाया कर दिया जिसकी जगह पर कोई और बहुत अहम काम करने वाला मौजूद था। सो प्रोक्रेस्टिनेशन एक किसी जहनी या नफ्सियाती बीमारी की एक अलामत भी हो सकती है, और इसके अलावा अज खुद एक इंतहाई काउंटर प्रोडक्टिव हैबिचुअल पैटर्न भी हो सकता है। सही। तो अब अगर हमने इसको दूर करना है सुस्ती को, तो इसका कोई इलाज, कोई तरीका, कोई टिप्स, कोई ट्रिक्स? अच्छा, एक तो बच्चों और बड़ों में थोड़ा सा फ़र्क जान लीजिए कि बच्चों में एक तबन, अगर कोई, हम तो बच्चों में ज़्यादा ADHD जिसमें ज़्यादा हाइपर एक्टिविटी होती है उसकी शिकायत ज़्यादा आती है। सुस्ती की शिकायत तो बहुत कम पेरेंट्स लेकर आएंगे। बच्चा बस हिल नहीं, वो तो है कि ये निचला नहीं बैठता, ये तो दम नहीं भरता किसी दो कामों के बीच में। तो बच्चों में तो थोड़े से और मसाइल हैं, बच्चों में सुस्ती इतना मामला नहीं। एडल्ट्स के अंदर जो है प्रोक्रेस्टिनेशन या सुस्ती जो है वो मौजूद होती है, और इसमें सबसे पहले तो रियलाइजेशन है कि कोई अगर अहम काम करने से रह गए, अगर रोज़ाना आपने 10 काम करने का सोचा और सिर्फ 2 हो पाए, वो भी उस पूरी लिस्ट में जो 7वें 8वें नंबर पे तो वो हुए और शुरू के 6-7 काम रह गए, तो इसका मतलब है कि सुस्ती, सुस्तुल वजूदी, काहली वो अब प्रोक्रेस्टिनेशन की शक्ल इख्तियार कर रही है, जिसको आपने एड्रेस करना है। सबसे पहली चीज़ ये है जी कि आपने अपने बड़े बड़े टास्क्स को, जो आपने सोचा होता है ना कि बहुत बड़ा कोई काम करना, उसको छोटे टास्क में कन्वर्ट करें, डिवाइड कर दें। टेक्निक सबसे छोटा टास्क वो है जो आप अभी कर सकें, नंबर 1।
नंबर 2, आपने परफेक्शनिज्म से बचना है। हम अक्सर काम करते हुए सोचते हैं कि जब तक ये इस शक्ल में नहीं होगा, इस काम करने का हक अदा नहीं हुआ। बिल्कुल। और उसके नतीजे में क्या होता है, आप काम शुरू ही नहीं कर पाते क्योंकि इट बिकम्स अ डॉन्टिंग डिमांडिंग चैलेंज। नंबर 3 ये है कि आपने डेलीगेट करना है। मतलब अगर आपके जिम्मे बहुत सारे काम हैं तो वो सारे के सारे आपने अपनी थिंग्स टू डू की लिस्ट में अपने लिए नहीं रखने, वो काम किसी और तरीके से, किसी ऑटोमेशन के नतीजे में, किसी सबऑर्डिनेट को डेलीगेट करने के नतीजे में भी हो सकते हैं। वर्क मैनेजमेंट। सो आपने सबसे पहले रियलाइज करना है कि आप कि ये कोई वक्ती सुस्ती है या आपकी ये सुस्तुल वजूदी जो है पूरी आपकी शख्सियत के एक ऐसा पहलू है जिसके नतीजे में आपकी प्रोडक्टिविटी, आपकी पैदावारियत जो है, आपकी फंक्शनैलिटी, आपकी परफॉर्मेंस मुतासिर हो रही है। अच्छा, अब कोई ऐसी टेक्निक्स है हमारे पास कि जिसमें हमें ये पता चले कि क्या हमने अपने अगले दिन की प्लानिंग या ऑर्गेनाइजेशन हम रात को करके सोएं या अगले दिन सुबह उठ के आराम से करें? क्या किस किस्म की टेक्निक ज़्यादा बेहतर होगी? एक चीज़ मैं आपको बता दूं, एक अहम पहलू जो शायद आपके किसी पहले सवाल के जवाब में भी मुझे बताना चाहिए था, वो ये है कि एक हमारी नई जनरेशन में ख़ास तौर पर, और हमारे मतलब जो मैं जनरेशन एक्स की भी बात करूं, बेबी बूमर्स की भी बात करूं, उन्हें ना लगता है कि हर काम करने के लिए कोई ढेर सारी मोटिवेशन चाहिए होगी, इंस्पिरेशन चाहिए होगी, तब ही काम होगा। हाँ भाई, सुबह उठने के लिए, तैयार होने के लिए, मुंह हाथ धोने के लिए, चेंज करने के लिए, और नाश्ता जो अमूमन करने का दिल नहीं कर रहा होता और वो करने के लिए, इन सारी चीजों के लिए मोटिवेशन नहीं, डिसिप्लिन की जरूरत है। डिसिप्लिन, हाँ। आप एक फास्ट लेन में जा रहे हैं, अपनी मर्जी से जा रहे हैं, गाने सुनते हुए जा रहे हैं, खास स्पीड पे जा रहे हैं, और पीछे से कोई बेसब्रा आपको हटने के लिए कहता है, तो आपका पूरा एक मूड, एक टेम्परामेंट उससे मुतासिर होता है। अब आप कहें कि नहीं, चूंकि मेरी मोटिवेशन और मेरी जो ये इस वक्त एक टेम्पो बना हुआ है, इसको मुझे नहीं तोड़ना, तो मैं नहीं हटूंगा। नहीं, आप हटेंगे, क्योंकि डिसिप्लिन का तकाजा ये है कि आपसे ज्यादा रफ्तार से आने वाली गाड़ी को आपने रास्ता देना है। तो आपकी पसंद, नापसंद, ख्वाहिश का और मोटिवेशन का एक खास हद तक बढ़ा होना वो कोई शर्त नहीं है। खुद को पहले ये समझा लीजिए, हमारी जिंदगी का एक बड़ा हिस्सा डिसिप्लिन पे होता है। तो सुबह उठ के, शेफा जैसे आपने बात की, सुबह उठ के ये होता है कि एक तो अहम मशवरा मैं ये देता हूं कि बहुत रशी स्टार्ट ना करें, देर से ना उठें। आपने 1.5 घंटे, आपने कोई 8 बजे काम के लिए निकलना है, कोशिश कीजिए 6:45 बजे तो उठ जाए, हाँ, सही, ताकि आपका स्लो स्टार्ट ऑफ द डे। और बेहतर ये है कि डे की प्लानिंग इन द मॉर्निंग हो, बेटर ऑक्सीजन लेवल्स, नर्व्स जो होते हैं, आसाब आपके ज़रा पुरसकून होते हैं, सो उसमें ज़रा बेहतर प्लानिंग ऑफ द डे हो सकती है। लेकिन ओवर प्लानिंग से भी बचें जी। अगर आपने कोई बहुत खौफनाक एल्गोरिदम बेस्ड प्लानिंग कर दी, तो हम मशीन्स तो है नहीं, तो आपने मैकेनिकल नहीं रखना, आपने फ्लेक्सिबिलिटी, इलास्टिसिटी रखनी है, ताकि गोइंग गेट स्टाफ, आप किसी ट्रैफिक में फंस जाएं तो आपको पता हो कि अब आपने इस ट्रैफिक में फंसे होने की वजह से जो काम आपने ड्रॉप करना है थिंग्स टू डू लिस्ट में, वो कौन सा है। ना कि ये कि पहले नंबर पे यही था, बस अब तो यही करूंगा। हो सकता है उस वक्त दूसरे तीसरे नंबर का काम क्रिटिकली इंपॉर्टेंट हो चुका हो, वो मैनेजमेंट आपको करने का या ना करने का कोई फायदा ही ना हो। सो ये फैसला साजी जरा डेली बेसिस पर और मोमेंट। आखिरी चीज जिस पर मैं आना चाहूंगा वो ये कि बहुत सारे लोग मैंने देखा है बहुत मोटिवेशन के साथ कोई काम स्टार्ट करते हैं और उसके बाद चंद दिन बाद वो मोटिवेशन गायब हो जाती है। इसका क्या हाल है, ये कैसे दूर करें? अब मोटिवेशन इसलिए कि पहले एक्साइटमेंट है, एक्साइटमेंट टू नो न्यू थिंग्स, एक्साइटमेंट टू डिस्कवर। अब वो डिस्कवरी हो गई तो वो मोहब्बत ढीली हो गई, वो जो चाय के कप में वाल आया था वो चूंकि बैठ गया। तो अब डिसिप्लिन चाहिए है। अब डोंट लुक फॉर मोटिवेशन। अच्छा, मजे की बात क्या है कि आप एक डिसिप्लिन को फॉलो करते हुए जब उस चीज को कंटिन्यू रखते हैं ना, तो अकम्पलिशमेंट आती है। बिल्कुल, अच्छा मैंने ये इरादा किया था, अकम्पलिशमेंट बड़ी जरूरी है, बड़ा इंपॉर्टेंट आपने बात की। लेकिन वक्त चूंकि हमारे पास कम है तो मैं चाहूंगा कि हम इसको खत्म करें यहीं पर। मोटिवेशन के साथ डिसिप्लिन और उन दोनों का कॉम्बिनेशन ही आपकी ज़िंदगी को बेहतर बनाएगा और सुस्ती को दूर करेगा। बहुत शुक्रिया यासिर साहब। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में इतना ही, आपसे कल फिर मुलाकात करेंगे। अल्लाह हाफिज़।